हिंदी में बोलिए, सब समझ पाएंगे, ताकि सबको समझ में आए। ये इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था? ठीक है, सही है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज प्लीज बताइए। वेरी गुड। लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अच्छा, ऐसा कि कौन कौन है जिन्होंने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है? बिल्कुल नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स? सब पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स? सबका कवर हो गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए, आज का जो इशू है, इस इशू में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। पहली चीज तो इसमें आईआर की बहुत सारी चीजें आएंगी कि ये एक पर्टिकुलर इशू कई सारे आपके पोर्शन को कवर करेगा। एक तो आईआर को कवर करेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर आपने सिलेबस देखा हो, पेपर 3 में है ना, पेपर 2 में, जीएस पेपर 2, वहां पर क्या मेंशन है? इंडिया एंड इट्स नेबर्स, साफ साफ मेंशन है। तो एक तो वहां पर आईआर का क्वेश्चन कवर करेगा। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को इकोनॉमी के बारे में सीखने को मिलेंगी कि ये नहीं करना है अपने देश में, ये नहीं करना है कम से कम जो श्रीलंका कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को एक सीख मिलेगी कुछ कि आखिर गलती क्या हो गई। ठीक, दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ होता है, अगर अच्छा हुआ तो वहां से सीखने को मिलता है, कुछ गलत होता है तो भी सीखने को मिलता है कि ठीक है भाई, ये हमारी लर्निंग्स है कि कम से कम ये नहीं करना है, अपने देश में क्राइसिस सिचुएशन नहीं आने देना। ठीक, इकोनॉमिक्स की कई सारी हम लोगों को टीचिंग्स मिलेंगी वहां पर, आईआर मिलेगा, कुछ पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, गवर्नेंस पढ़ा है आप लोगों ने? गवर्नेंस पढ़ा है, पॉलिटी नहीं, कुछ गवर्नेंस पढ़ लिया? वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो उससे भी कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सबसे पहले देखिए कि अभी वहां पर चल क्या रहा है। इस क्राइसिस को अगर हम लोग सबसे पहले अभी देखने की कोशिश करें, अभी हाल हाल फिलहाल क्या चल रहा है। एक तो बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट है, सामान बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा है। ठीक, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गई है। करेंसी उनकी लगातार डिप्रिशिएट करती जा रही है। एक बार को करेंसी डिप्रिशिएट, हाई इन्फ्लेशन होगा, करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो फिर और ज्यादा क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, करेंसी के डिप्रिशिएट होने में और इन्फ्लेशन में रिलेशनशिप है। ऐसी कंट्री जो कि अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है और वो ज्यादातर आइटम्स के लिए इंपोर्टेड सामानों पर डिपेंडेंट रहती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती तो उतना असर नहीं पड़ता, तो फिर हालांकि ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, हम लोग इंपोर्टेड आइटम कुछ सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? लग्जरी गाड़ियां आती हैं या फिर कुछ इंपोर्टेड बहुत ही कीमती सामान आते हैं, ये हमारे मन में है। लेकिन श्रीलंका के लिए इंपोर्टेड आइटम्स बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं। हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हैं हमारे देश में ही बनती है। तो वो हर एक चीज, अब आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट आपके यहाँ वो अमेरिका से नहीं आता है, वो यही बनता है। ठीक, आप कपड़े पहनते हैं, वो भी कोई यूरोप से नहीं आता, वो यही बनता है। सब कुछ हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें जो डेली यूज के आइटम से कम वो तो यही मैन्युफैक्चरिंग होती है, यही प्रोडक्शन होता है, हम लोग यही कंज्यूम करते हैं। आप जो अनाज खाते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स विच वी कंज्यूम, वो यही ग्रो किया जाता है, भारत में ही। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं। श्रीलंका में ये लग्जरी नहीं है, उनके पास क्या है? हर एक छोटी छोटी चीज, बेसिक आइटम्स, पेपर जैसी चीज, वो सब कुछ बाहर से आता है। फ्यूल बाहर से आता है, वो तो ज्यादातर देशों का बाहर से आता है, पर जो फूड आइटम्स वो भी बाहर से आता है।
एक चीज है जो कि उनके यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा होता था, कि बारिश होती है अच्छी खासी बारिश होगी। आपको पता है कौन से रीजन में लाई करता है वो? इक्वेटोरियल बेल्ट में लाई करता है। वहां पर रेनफॉल अच्छी होती है और उस रेनफॉल के कारण वहां पे चावल की खेती अच्छी की जा सकती है, ठीक। राइस ग्रो किया जाता है। तो राइस एक चीज थी जो कि उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता था, उनके यहाँ से ही पूरा हो जाता था। इस बार जो क्राइसिस आई है उनको राइस भी इम्पोर्ट करना पड़ा, तो यहाँ तक की क्राइसिस आ गई, ठीक। अब ऐसे में क्या होगा कि उनको लगातार चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती। किसी भी देश में क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में क्या मिलेगा? फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी मिलेगी। जब आप इंपोर्ट करेंगे कोई चीज, सामान मंगाएंगे, तो क्या जाएगा? फॉरेक्स। सामान मंगा रहे हैं, उसके लिए देना है फॉरेन करेंसी, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी तो चाहिए। तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? वो फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली आपको एक्सपोर्ट से ही मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा करना चाहिए आइडियल कंडीशन में। लेकिन अगर किसी भी देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो बहुत ज्यादा, और फिर अगर उसके पास मान लीजिए कि कहीं से रेमिटांसेस भी नहीं आ रहे हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आता है हमारे पास? अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेन करेंसी हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, एक मिनट, ऐसा लिखते हैं कि आती कहाँ से, इनकम सोर्सेज लिखते हैं, और कहाँ पे हम लोग उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर जाता कहाँ है वो लिखते हैं। कहाँ कहाँ से आती है? जब एक्सपोर्ट करते हैं तब आती है। अच्छा, अगर बताइए फॉरेन नेशनल, कोई विदेशी नागरिक आपके देश में घूमने आए, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो भी एक्सपोर्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कोई विदेशी नागरिक भारत घूमने आया, तो वो भारत के एक्सपोर्ट में काउंट किया जाएगा या नहीं काउंट किया जाएगा? किया जाएगा। क्यों नहीं आएगा? व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सामान, सर्विसेज, टूरिज्म सर्विस नहीं है, है? तो अगर कोई बाहर से आ रहा है भारत में घूमने, असल में होता क्या देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ये आपका देश है, ये कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, ये है फॉरेन कंट्री और ये है डोमेस्टिक कंट्री। आप इसको कोई गुड दे रहे हैं या फिर आप इसको कोई सर्विस दे रहे हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? फॉरेन करेंसी। इसी को तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, कि और कुछ होता है? अगर आपने उनको सॉफ्टवेयर बेचा सर्विस के नाम पर, और उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिली, तो एक्सपोर्ट कहलाएगा? कहलाएगा। अगर आपने उनको कोई सामान बेच दिया, कोई भी मर्चेंडाइज बेची, उसके बदले में फॉरेन करेंसी मिली, ये एक्सपोर्ट कहलाएगी। लेकिन अगर आपके देश में कोई आके घूम के गया, तो भी असल में आप क्या कर रहे हैं, एक विदेशी नागरिक को सर्विस दे रहे हैं, बोले कि आओ अपना देश घुमा देते हैं तुमको, थोड़ा टहलाया टहलाया, और उसके बदले में उसने क्या किया? फॉरेन करेंसी खर्च की कि नहीं की? अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आके घूमेगा तो अपनी करेंसी लेकर आएगा ना, आएगा इंडिया में करेंसी एक्सचेंज कराएगा, पहले अपनी करेंसी देगा, उनको इंडियन करेंसी मिलेगी, फिर वो भारत में खर्च करेगा और जाएगा। तो उसने फॉरेन करेंसी भारत में खर्च कर दी, अब वो इंडिया के पास आ गई, समझ में? तो टूरिज्म भी एक्सपोर्ट में कंसीडर किया जाता है। ये बात समझ में आई? अगर इंटरनेशनल टूरिज्म है तो, इंटरनेशनल टूरिज्म, अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए क्या है? इंपोर्ट है। विदेशी नागरिक भारत में घूमने आया, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। समझ में आ गया नहीं? किस क्राइटेरिया पर? क्योंकि आपने उसको सर्विस दी एक, और उसके बदले में उसने आपको क्या दिया? फॉरेन करेंसी दी। फॉरेक्स रिजर्व अगर आपके पास आ रहा है तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा। एक तो ये हो गया एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ भी जा सकता है। और कहां से आता है फॉरेन करेंसी? एफडीआई से आता है और एफपीआई से आता है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट से आता है कुल मिलाकर। और कहां से आता है? रेमिटांसेस से आता है, रेमिटांसेस से आता है, ठीक है। और कहां से आता है? अगर हमारे देश की कोई कंट्री कंपनी बाहर काम कर रही है, वहां पर उसने प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो शेयर जो कि हमारे देश में आया, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें आती हैं। और इसके अलावा अगर कहीं से फॉरेन करेंसी आना होगा, अगर इतने सोर्सेज से आ पाया तो ठीक, इतने से नहीं आ पाया
तो फिर क्या बोलेंगे इसको, ये सारा अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट। वेरी गुड, ये सब करेंट अकाउंट पढ़ लिया सबने, ठीक, वेरी गुड। करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव में डेफिसिट में नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश में दो तरीके के डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट, ठीक। तो श्रीलंका अभी करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहा है, समझ में आ रहा है। और एक और चीज आती है, अगर यहाँ से नहीं पूरा होता तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फिर उधार लेते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं वो कैपिटल अकाउंट में गया, फिर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होता है, वहां से आता है पैसा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसी में एक और चीज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट क्या चीज होती है कि आपको फॉरेन से कोई भी सामान मंगाना है, उसके लिए पेमेंट करनी है, कुल मिला के आपको फॉरेन करेंसी खर्च करनी है, और जितनी खर्च करनी है उतनी आपके पास अगर है नहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कहीं से। तो आप ये क्या करते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी कि उधार लेते हैं, बोरोइंग करते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको कोई अब उधार देने के लिए भी नहीं तैयार है, आपकी क्रेडिट बहुत ही खराब हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ गई। अच्छा, किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी नेगेटिव होता है, नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का हमेशा बैलेंस ही होना चाहिए ना, तभी तो काम चलेगा। अगर नेगेटिव है इसका मतलब फिर वो ब्रिज तो करना ही पड़ेगा, उधार लेके चाहे ब्रिज करे। और जब कहीं से कोई लोन नहीं मिलता तो आखिरी में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आईएमएफ। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, ग्लोबली फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, कौन देगा आखिरी में, जब कहीं कोई नहीं देगा तो आईएमएफ देगा। जब कहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है, जब आ जाती है, एक तो हो गया कि नियर क्राइसिस आने वाली है, और जब आ ही जाती है तो फाइनली लोन देता है आईएमएफ। भारत ने कभी लोन लिया है मुझे 1991, ठीक, बहुत ही कम केसेस हैं, इंडिया का इकलौता केस है जबकि हम लोगों को आईएमएफ से लोन लेना पड़ गया था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी 1991 में। श्रीलंका ने आईएमएफ से 15 बार लोन लिया है, 15 टाइम्स उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस झेलनी पड़ी, समझ में आ रहा है। अभी देखिए एक और चीज समझते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। ऐसे ही जब भी कोई हम लोग करंट का इशू पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन करंट के कैसे आते हैं, कई बार ऐसा होगा कि करंट में कोई चीज चल रही होगी, उससे सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और कई बार आपने कोई स्टैटिक की चीज पढ़ी, उससे रिलेटेड कुछ करंट पूछ लेंगे। तो कभी भी आप करंट को और स्टैटिक पोर्शन को अलग अलग मत देखिए ना, एक बार में जोड़ कर देखिए। करंट है तो उसका स्टैटिक भी देखेंगे, स्टैटिक है तो उसका करंट भी देखेंगे, दोनों को मिला के देखें। कोई मान लीजिए आपने कोई स्टैटिक में कोई चीज देखी, तुरंत एक बार सर्च करिए कि क्या इससे रिलेटेड कुछ आजकल न्यूज में चल रहा है, क्या हाल फिलहाल कोई नई अपडेट आई है क्या, तो एक बार करंट भी अपडेट कर लीजिए, और करंट पढ़िए तो उसका स्टैटिक जरूर देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जैसे अभी पिछले साल आपको पता होगा कि यूनेस्को में 2 नई साइट ऐड की गई थी, एक धोलावीरा और एक रामप्पा टेम्पल। तो धोलावीरा से क्वेश्चन आया, धोलावीरा से क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सी इंडस वैली साइट पर सबसे अच्छी वाटर रिजर्वायर सिस्टम डेवलप किया गया था, और ऑप्शन थे उसमें से एक धोलावीरा था। ये कोई कब कर सकता है, जबकि उसने न्यूज में देखा होगा कि धोलावीरा को मिला, तो आपको तुरंत मन में आया होगा कि धोलावीरा को यूनेस्को में जगह क्यों मिली। चलो देखते हैं, तो आपने तुरंत धोलावीरा के बारे में स्टडी की होगी। धोलावीरा के आप सिटी प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन प्लानिंग के बारे में, उनके वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर जब सारी उनकी डिटेल देख लिया आपने, आपका धोलावीरा क्लियर हो गया कि क्यों मिला है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ देख लिया। अब स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लेंगे। उसी तरह से जब श्रीलंकन क्राइसिस आपके सामने चल रही है, तो ये आपके पास में एक अवसर है, एक मौका है, जबकि आप इसी के बहाने अपने स्टैटिक पोर्शन के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा मजबूत कर, फिर से रिवाइज करने कम से कम, ठीक। देखिए फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का अगर फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया का अमेरिका के अगेंस्ट जो करेंसी के हम लोगों का एक्सचेंज डिसाइड होता है, एक्सचेंज रेट, ये कैसे तय होता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी का भी रेट कैसे डिसाइड होता है, रेट डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मान लीजिए अभी श्रीलंका को क्या है, इंपोर्ट करना है सामान का, लगातार सामान का इंपोर्ट करना है,
इंपोर्ट करने के लिए उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की उनको हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इंपोर्ट ना हो उनका देश ना चल पाए। इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, उनको फॉरेन करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऐसे में अगर उनको बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो वो क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, और जैसे ही डिमांड होगी और उनके पास में तो अपना प्रोडक्शन कुछ है नहीं, वो फॉरेन करेंसी कोई देश बनाता तो है नहीं, वैसे में क्या होगा? फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाएगा इनके पास। अवेलेबिलिटी कम है, फॉरेन करेंसी आ नहीं रहा उनके पास, फॉरेन करेंसी कहीं से एक्सपोर्ट कर नहीं रहे बहुत ज्यादा, तो फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है, लेकिन डिमांड लगातार बनी हुई है। ऐसे में क्या होगा? कोई भी अपना रेट बढ़ा देगा। पिछली बार उसने बोला कि तुमको $1 के लिए 100 रुपए देना होगा, अगली बार क्या बोलेगा? देखेगा अभी भी डिमांड इसके हैं और पहले से ज्यादा डिमांड हो गई और कमी हो गई है, तो बोलेगा अगली बार 120 रुपए चाहिए, तब $1 मिलेगा। फिर अगली बार क्या करेगा? रेट और बढ़ा देगा, 200 रुपए चाहिए। अभी क्या हो गया उनके यहाँ, आपको पता होगा, एक महीने के अंदर 100 रुपए से ज्यादा का रेट बढ़ चुका है। पहले 180 190 के आसपास था, अभी बढ़ के वो 300 पार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर आपको लगातार इंपोर्ट करना है, आपको जरूरत है फॉरेन करेंसी की, बार बार जरूरत पड़ रही है, डिमांड है, और सप्लाई नहीं। सप्लाई कहाँ से आएगी? यही जो भी हम लोगों ने देखा, कहाँ से आ सकता है कि अगर आपके पास एक्सपोर्ट नहीं है, एफडीआई भी नहीं है, एफपीआई भी नहीं आ रहा है, रेमिटेंस भी नहीं आ रहा है, कोई आपकी कंपनी भी बाहर काम नहीं कर रही जो कि प्रॉफिट शिफ्ट कर सकती हो, तो फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है, लेकिन आपको इंपोर्ट तो करना है, तो डिमांड बनी हुई है। डिमांड बनी हुई तो ऐसे में क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। अब एक बार को रेट बढ़ेगा, क्या करना होगा? आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा अपनी कंट्री का। श्रीलंका में भी रुपया ही चलता, श्रीलंकन रुपये उनको ज्यादा देना पड़ेगा। फिर क्या हो गया? जैसे ही सामान आ रहा है, आपको क्या करना है? समझ में आ रहा है? ज्यादा उसको पैसे देके खरीदना पड़ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को ज्यादा पैसे देके खरीदना पड़ रहा है, तो यही क्या हो गया? इन्फ्लेशन। ठीक, उससे इन्फ्लेशन भी आ रहा है। इन्फ्लेशन और फॉरेन करेंसी एक दूसरे के साथ में अपने साथ आ रही है, तो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, हाई इन्फ्लेशन भी लगातार बना हुआ है। किसी भी देश में सामान को इंपोर्ट करने के लिए कम से कम 3 महीने का इंपोर्ट कवर तो होना चाहिए, कि आप कितने महीने का इंपोर्ट करने के बराबर का फॉरेन करेंसी आपने रखा हुआ है रिजर्व में। एटलीस्ट 3 मंथ्स का कहते हैं कि रखना चाहिए। भारत के पास अभी कितना है? हाँ? और ज्यादा, 600 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास रिजर्व है। मोर देन 600 बिलियन, हाँ, मोर देन 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व है हम लोगों के पास में। 1 साल से ज्यादा का रिजर्व है, 1 साल से भी ज्यादा का इंपोर्ट कवर हमारे पास है, लगभग 1.5 साल। पर्याप्त 15 महीने का कम से कम रखा हम लोग, और ज्यादा ही, तो भाई हमारे पास में काफी हो गया है। लेकिन श्रीलंका के पास आज की डेट में 1 महीने से भी कम का बचा है, लेस देन 1 मंथ। ठीक, ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसी में क्या हुआ कि लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि अगर ये सारी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम समझ में तब तक नहीं आती जब तक कि हमारी जेब ना ढीली हो, है कि नहीं? अभी अगर मान लीजिए कि श्रीलंका में कोई व्यक्ति पहले 30-40 हजार श्रीलंकन रुपीज में अपना महीने का खर्च चला ले रहा था, आज की डेट में उसको वही सेम खर्च, कुछ भी अगर एडिशनल उसने खर्च नहीं किया है, तो भी उसी को मैनेज करने के लिए 80-90 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं श्रीलंकन रुपीज में। श्रीलंकन रुपीज में जो पहले 30-40 हजार में अपना घर चला रहा था, अभी जस्ट डबल हो गया उसका। तो हर एक चीज महंगी हो गई, चीनी नहीं बनाते वो लोग, चावल भी खरीदना पड़ रहा है, वीट तो होता ही नहीं उनके यहाँ, वो भी बाहर से ही आता है। ठीक है, हर एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ज्यादातर सामान महंगे हो गए और महीने का खर्च चलाना भी उनका डबल हो गया जैसे। तो जब अचानक से जब देखा कि कुछ ही महीने के अंदर में अभी खर्च डबल हो गया, तो लोगों को समझ में आया कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो फिर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, सवाल पूछने के लिए गए तो उनको वाटर कैनन से स्वागत किया गया, तो प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, राइट्स होने लगे। ठीक है, राइट्स वहां पर देखने को मिलने लगे, बेसिक कम्युनिटीज के शॉर्टेज होने लगी। तो असल में वो लोग अब मांग कर रहे हैं क्या कि हमारी देश की जो सरकार है पहले तो जवाब दे कि सिचुएशन क्यों आई है और इस्तीफा दे। तो इस्तीफा किसका कराया गया? इस्तीफा कराया गया वहां की सरकार में 26 मंत्री थे। हर देश में कुछ मिनिस्टर्स होते, 26 मिनिस्टर्स थे उनके यहाँ, उन सभी का इस्तीफा करा दिया गया। लेकिन जो पीएम है उनका इस्तीफा नहीं हुआ। और जब तक, आपको भी पता होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जब तक पीएम रिजाइन नहीं करेगा, मिनिस्टर्स के रिजाइन करने से कैबिनेट भंग नहीं होगी, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर फिर नया मिनिस्टर अपॉइंट कर लेगा, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर नया मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, नया मिनिस्टर अपॉइंट कर लेंगे। तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि पीएम और राष्ट्रपति जो है उनके प्रेसिडेंट, वो रिजाइन करें। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पीएम और राष्ट्रपति जी भाई भाई हैं, उनके यहाँ एक ही फैमिली है जो कि सब चला रही है। उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनके यहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर
और उनके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके यहाँ के राष्ट्रपति, वो सब एक ही फैमिली के चारों भाई भाई। एक ही फैमिली मिलके उनके यहाँ पे बहुत साल से, लगभग 2004 से उनके यहाँ की सत्ता में एक ही फैमिली काबिज है, विच इज राजपक्षा फैमिली। ठीक, महिंदा राजपक्षे 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर 10 साल प्रेसिडेंट रहे, और 10 साल के बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, अपने भाई को बना दिया उन्होंने प्रेसिडेंट। तो अभी गोटाबाया राजपक्षा वहां पे प्रेसिडेंट और महिंदा राजपक्षे वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये राजपक्षा फैमिली ही मिलके वो पूरा देश को कंट्रोल कर रही है। और एक ही फैमिली अगर कंट्रोल करेगी तो इसका मतलब है कि लगभग वहां पे एक डेमोक्रेसी तो है, दिखाने के लिए इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के सेटअप में एक मोनार्की चल रही है, एक डायनेस्टी रूल चल रहा है ना। तो वहां पर एक राजपक्षा डायनेस्टी रूल कह रहे हैं कि चल रहा है, और चल तो रहा है, साथ ही साथ बहुत करप्शन है, तो उस फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो वहां पे कहा जा रहा है कि पहले तो ये फैमिली रिजाइन करे, तब हम मानेंगे। तो फैमिली इतनी आसानी से रिजाइन करने वाली है? के पास एक बार सत्ता मिल गई छोड़ देगा? तो वही नहीं हो रहा है। अभी इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है कि वहां पे एग्जामिनेशन भी नहीं हो पा रहे। अच्छी बात है, खराब बात, बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे इसलिए क्योंकि एग्जाम अभी नहीं होगा तो डिग्री डिले होगी। मान लीजिए कि 2 साल बाद एग्जाम हुआ, 1 साल बाद एग्जाम हुआ, तो डिग्री भी उतनी डिले होगी, फिर उसी की आगे नौकरी मिलेगी। ठीक, तो तब तक वो बेरोजगार रहेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम है, वहां पर क्राइसिस है। अगर मान लीजिए कि कोई देश छोड़ के जाना भी चाहे कि चलो ठीक है, इस देश में कुछ नहीं हो रहा है, कहीं और चलते हैं, तो डिग्री तो लेकर आएंगे, नौकरी कैसे मिलेगी? तो एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। पेपर भी, अब न्यूज़पेपर भी नहीं छप रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर छपना बंद हो गए, कुछ हैं तो अब बहुत पतले आ रहे हैं। पहले मान लीजिए कि अगर 20 पेज का आ रहा था तो अब 4-5 पेज में उसको निपटाना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर भी नहीं। और राजपक्षा फैमिली तो चाहेगी ना, मतलब जो सरकार में हो तो चाहेगा कि ठीक है अखबार में आ जाए, लोगों को और खबर ना मिले, इन्फॉर्मेशन और छुपाई जाए। पावर कट्स हो रहे हैं, 14-15 घंटे का, 20 घंटे का पावर कट वहां पर देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े शहरों में वहां पर सिर्फ 4-5 घंटे बिजली आ रही है। ठीक, ये सारा प्रॉब्लम है। तो वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब प्रॉब्लम आई क्या? ठीक, क्या चल रहा है अभी श्रीलंका में, समझ में आ गया? ठीक, कारण क्या है? कारण देखिए कि ठीक पहले, अभी कुछ साल पहले इलेक्शन हुए, 2 साल हुआ इलेक्शन। इलेक्शंस में उन्होंने एक बात उठाई कि अब हम आएंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और ये बात आज से नहीं, शुरुआत से कही जा रही है। जब श्रीलंका आजाद हुआ था, इंडिया और श्रीलंका कब आजाद हुए थे? आसपास ही आजाद हुए थे। ठीक है, एक ही साथ तो थे ना, पहले ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट थे। बाद में उन्होंने श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया, और फिर उसको आजाद भी अलग किया, तो अलग देश करके वो बना। जब वो बना, आजाद हुआ, ऐसा माना जाता था कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि श्रीलंका इंडिया से ज्यादा आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा? पहली बात, उनके यहाँ पे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है जितनी कि इंडिया में। इंडिया को ऐसा, बहुत सारे लोग ये बात मानते थे, इंडिया एक यूनिक एक्सपीरियंस है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है भारत। लोग इस बात की स्टडी करते हैं, कभी हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, कभी वक्त मिलेगा तो। बहुत सारे लोग इस बात को मानते, लोग सोचते थे हमेशा कि इंडिया कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिया हार्डली 20-25 साल के अंदर में कई टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप में आप देखेंगे सारे के सारे देश किस आधार पर बने? लैंग्वेज के आधार पर। उनके यहाँ पे लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म चलता है। और भारत में कितनी भाषाएं हैं? भारत में 22 तो सिर्फ उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। मोर देन 150 लैंग्वेजेस हैं इंडिया। इतनी सारी लैंग्वेज इंडिया में चल रही है, और उसके बावजूद आपस में कोई क्लैश नहीं हो रहा है, आपस में एकदम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में चल रहा है। छुटपुट कभी कोई हो गई तो हो गई, उसकी बात नहीं है। अगर कोई बड़ा मेजर क्राइसिस नहीं आया, किसी को ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ रहने में ऐसा कोई इशू नहीं आता। ठीक, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भारत सर्वाइव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, और जहां था वहां से आगे गया, पीछे नहीं आया। अगर आप आजादी के समय में हमारे जो भी पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, सोशल पैरामीटर्स, वो नापें और आज की डेट में देखें, तो हर एक मामले में हम लोगों ने आगे ही अपने कदम बढ़ाए, पीछे नहीं गए। तो लेकिन उस समय क्या माना जाता था कि श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो देश है हमारे अगल बगल, ये ज्यादा आगे जाएंगे क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं। तो डाइवर्सिटी से नहीं जूझना है, सारा का सारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट में रहेगा। श्रीलंका के लिए भी ऐसे माना जाता था। इंडिया में एक एक्सट्रीम पॉवर्टी होती थी, श्रीलंका में एक्सट्रीम पॉवर्टी भी नहीं थी। श्रीलंका को जो कंसीडर, उनकी जो पॉपुलेशन थी मोस्टली एजुकेटेड थी, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। इंडिया में उस समय लिटरेसी रेट 20% के आसपास था, 20-22-23% के आसपास लिटरेसी रेट रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं था, ज्यादातर लोग वहाँ पे पढ़े लिखे थे, उनके यहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था।
एक्सट्रीम पॉवर्टी भी नहीं थी और कल्चरल डाइवर्सिटी भी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो ज्यादा आगे जाएंगे। इनकम ग्रुप की बात किया जाए, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को कुछ इनकम ग्रुप्स के आधार पर डिवाइड करता है, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। इंडिया अभी कौन सी स्टेट में आ चुका है, कौन सी स्टेज पे है, मिडिल इनकम या लो इनकम या हाई इनकम? इंडिया मिडिल इनकम ग्रुप में, ठीक। और अभी हाल फिलहाल ही पहुंचा है, 4-5 साल हुआ, उसके पहले इंडिया लो इनकम ग्रुप में हुआ करता था। तो हम कहाँ से लो इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचे, ज्यादातर देश ऐसे ही बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। श्रीलंका उस समय मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री था, अब लो इनकम ग्रुप हो चुका है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। हुआ क्या, उनके यहाँ पे शुरुआत से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। उनके यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली चीज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं किया। दूसरी चीज, जब किया भी बहुत लेट शुरू किया, और उसमें भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे उन्होंने ध्यान दिया, और वो भी बहुत लेट। कैपिटल इंटेंसिव कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं इस आधार पर देखा जाए तो, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती हैं? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है और हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए, हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, करेक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर आप हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भेल गेल सेल ये सब है, ओएनजीसी जैसी इंडस्ट्रीज, पेट ऑयल रिफाइनरी शुरू की जा रही है, स्टील इंडस्ट्री शुरू की जा रही है, या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह की कोई इंडस्ट्री है, तो ये सब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसमें शुरुआत करने के लिए ही बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, मशीन इनकी जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ जो लेबर चाहिए वो भी कैसा चाहिए, बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए, योग्य लेबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? अच्छा एक बात बताइए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएगी? नहीं, बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और जिनको देती भी है वो भी ज्यादा नहीं दे सकती ना, सिर्फ स्किल्ड लोगों को देगी, स्किल्ड लोग, अनस्किल्ड नहीं और सेमी स्किल्ड भी नहीं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इसके अगेंस्ट अगर देखें, सिर्फ एमएसएमई नहीं, लार्ज स्केल भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, तो एमएसएमई तो स्केल की बात हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गया, एप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, एपरल हो गया, लेदर हो गया, शू मतलब लेदर शू, इस तरह की इंडस्ट्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स को आप किसमें मानेंगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? इट इज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उसमें सेमी स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। मोबाइल फोन बनाना है, चाइना में आपको क्या लगता है मोबाइल फोन कौन बनाता है? क्लास क्लास 12 पास जस्ट करके या क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो आईफोन की असेंबलिंग करते हैं जो आप यूज करते हैं। आईफोन आपके हाथ में जो आता है वो बना के भेजते हैं वहां के बच्चे। कितना स्किल्ड होंगे वो? करना कुछ नहीं है। देखिए एक बात समझिए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग या जितने भी इस तरीके के आजकल हम लोग जो व्हाइट कॉलर गुड्स जानते हैं, खासकर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर से इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे टीवी के पैनल्स को असेंबल करना हो गया, कंप्यूटर का ये लैपटॉप जैसे असेंबल करना हो गया, मोबाइल फोन में असेंबल करना हो गया, इन सब की असेंबलिंग होती है। इनके रॉ जो बाकी के पार्ट्स में ना वो सब कहीं और से आते हैं, कुछ ताइवान से आ रहा है, कुछ अमेरिका से आ रहा है, कुछ कहीं और से आ रहा है, फाइनली सबका सब पहुंचता है चाइना में और उनकी असेंबलिंग की जाती है। बस असेंबलिंग करना कोई बहुत बड़ी स्किल का काम नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्किल का काम नहीं है। तो वो हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई। फिर आपका फाइनेंस सेक्टर हो गया। फाइनेंस सेक्टर में भी दोनों तरीके के लोगों को स्किल जॉब मिलती है, हाईली स्किल्ड लोगों को भी और कुछ सेमी स्किल्ड लोगों को। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, आप जानते होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितने स्किल की जरूरत होती है इसमें, तो वो भी सेमी स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, खास टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वेल पेड जॉब दे सकते हैं। इस पे फोकस करना चाहिए था, जिस पे फोकस किया चाइना ने, लेकिन श्रीलंका ने इस पे फोकस नहीं किया, हमने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया था। इंडिया ने भी बहुत लेट शुरू किया, हमने हाल फिलहाल ये सब काम शुरू किया है, हमारा भी इस पे प्रोग्रेस बहुत लेट है। लेकिन श्रीलंका के मुकाबले आगे श्रीलंका ने किया ही नहीं, सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव पे किया और वो भी बहुत लेट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका पकड़ ही नहीं पाया रफ्तार। वो लोग बेसिकली जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे वो थे रबर के ऊपर। उनको लगता था कि रबर बेच के, टी बेच के, राइस बेच के और टूरिज्म बेच के,
हम अपना काम चला लेंगे, उनको ऐसा लगता था। क्योंकि उस समय क्या होता था, टी और रबर का प्रोडक्शन बहुत कम जगहों पर होता था। ये शुरुआत की बात थी 1940s तक। लेकिन लेट 1950s आते आते दुनिया में कई जगहों पर रबर का और टी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। उस समय इंडिया भी थोड़ा सा परेशान था, जब जैसे जैसे इंडिया आजाद हुआ और थोड़ा सा स्टेबलाइज होता गया तो भारत में भी टी का प्रोडक्शन बढ़ा। उधर ब्राजील और साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में रबर का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो रबर का जब मार्केट में फ्लडिंग हो गई, बहुत ज्यादा रबर आ गया तो रेट गिर गया। अब मार्केट में अगर रबर का रेट बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो प्राइस नहीं मिलेगा, इनका इनका जो एक्सपोर्ट था उसकी वैल्यू कम आने लगी। तो एक तो ये कम हो गया। टी की वैल्यू, टी आपको पता होगा दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर टी का कौन है? मोस्टली जो टॉप 3 कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना, श्रीलंका एंड कीनिया। चाइना, श्रीलंका एंड कीनिया। कीनिया और श्रीलंका उनमें से ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन देखा जाए तो श्रीलंका, चाइना और इंडिया के मुकाबले कम है, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूम नहीं करते, वो सब एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उनका एक्सपोर्ट टी में बहुत ज्यादा है। एक तो यहाँ से भी आ ही रहा था, अगला वो राइस एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। पर सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का उनका सोर्स था वो इट वॉज टूरिज्म। ठीक, ये चल रहा। और बहुत सालों से जब भी इनकी कोई भी सरकार आती थी तो वो पॉलिसीज कैसी बनाती थी, वो वेलफेयरिज्म वाली। वेलफेयरिज्म करना कोई खराब बात नहीं है, वेलफेयरिज्म अच्छी चीज है, सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, लेकिन तब जबकि स्टेट कैपेसिटी हो। स्टेट कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही वेलफेयर एक्टिविटीज करनी चाहिए। भारत में पहले आपको पता होगा ना कि बहुत ज्यादा वेलफेयरिज्म करने की कोशिश करता था 1991 तक, लेकिन रेवेन्यू नहीं आया ना। जब तक सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे कितना वेलफेयर कर लेगा। हम लोग हर एक चीज सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी आजकल आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, सरकार हर जगह से बाहर खींच रही है अपने हाथ, और हर चीज को मार्केट ओरिएंटेड कर रही है। बोल रही है कि मार्केट पे डिपेंडेंट रहो। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम भी पहले सरकार सब्सिडाइज करती थी, कंट्रोल करती थी, स्टेट कंट्रोल होता था। सरकार ने क्या बोला, अब वो मार्केट पे रहेगा, मार्केट में दाम फ्लक्चुएट होगा तो रेट फ्लक्चुएट होगा। पहले क्या होता था, इंटरनेशनल मार्केट में रेट फ्लक्चुएट होते थे, पर इंडिया में लोकल मार्केट में रिटेल लेवल पर पेट्रोल और डीजल के रेट में फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती थी। जो भी फ्लक्चुएशन आती थी सबको एब्जॉर्ब कर लेता था गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने बोला हम अपने हाथ खींच रहे, क्योंकि अब देश की भी कैपेसिटी हो चुकी है और अब हमको और दूसरी जगहों पर ध्यान देना है। तो ज्यादातर जगहों से गवर्नमेंट ने ध्यान खींचा, सिर्फ उनके ऊपर फोकस किया जहां पे कि सच में जिनको जरूरत है। अब गवर्नमेंट सिर्फ उसी के ऊपर काम करे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब्सिडीज का ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा भारत, और किया ही जा रहा है। रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, ये चीज उनके यहाँ पे नहीं की गई। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते, वेलफेयरिज्म की अति के कारण, एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेलफेयरिज्म, इसके कारण वो देश बर्बाद हो गए। उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डूब गई। उनमें से आता है वेनेजुएला, उनमें आता है जिम्बाब्वे, और उनमें ही एक देश आ रहा है अब श्रीलंका। ऐसे ही बहुत देश डूब गए। ग्रीस डूबा ऐसे ही, इटली डूबा ऐसे ही, आयरलैंड डूबा ऐसे ही, स्पेन डूबा ऐसे ही। जब आप बहुत ज्यादा वेलफेयरिज्म कर रहे हैं और आपके पास में रेवेन्यू का सोर्स नहीं रहेगा, स्टेट कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को वेलफेयरिज्म को एडजस्ट करते रहना चाहिए। श्रीलंका ने ये काम भी नहीं किया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका हालत बहुत खराब था, ट्रैक रिकॉर्ड खराब था। जब नई सरकार अभी इलेक्शन लड़ रही थी 2000 आई थिंक 18-19 के आसपास, तो उन्होंने इलेक्टोरल प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का एक तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बढ़े, क्योंकि हर एक चीज या क्या कर रहे थे, स्टेट कंट्रोल कर रहे थे, ज्यादातर चीजों में इनका स्टेट कंट्रोल था। वेलफेयरिज्म करने के लिए स्टेट कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेट कंट्रोल से अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं लैफर कर्व। कौन बताएगा लैफर कर्व क्या है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो फिलिप्स कर्व। यस, लैफर कर्व क्या कहता है? लैफर कर्व बोलता है कि अगर आप टैक्स, ये है द रेट ऑफ टैक्स। इंडिया में लैफर कर्व का इस्तेमाल सबसे बड़े पैमाने पर कब किया गया था? जब बोला गया लैफर कर्व का इस्तेमाल भारत में कब किया गया था, याद है किसी को? ड्रीम बजट कब आया? ड्रीम बजट किसको बोला जाता है? ड्रीम। यस, करेक्ट।
पी चिदम्बरम 1996 ड्रीम बजट, उसमें भारत में लेफर कर्व का यूज किया गया था। अच्छा ठीक है, तो पहले बताना चाहिए था, तो शुरू में पूछ तो रहा था मैं। अभी ठीक है। और और अब ठीक है। नहीं मतलब मजबूरी मत बोलिए, जब लगे तो बताइएगा, ठीक है। और ठीक करूं? अब ठीक है, बढ़िया, ठीक है। देखिए तो इधर क्या है, रेट ऑफ टैक्स, और यहाँ पर होगा टैक्स रेवेन्यू। रेट ऑफ टैक्स और टैक्स रेवेन्यू, अगर मान लीजिए कि सरकार टैक्स ले ही नहीं रही है, जीरो, तो सरकार का रेवेन्यू कितना होगा? जीरो। टैक्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सरकार अपना रेवेन्यू टैक्स रेट बढ़ाएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इसका एक ऑप्टिमाइज लेवल होता है। अगर आप एक लेवल से ज्यादा टैक्स रेट बढ़ा दिए तो क्या होगा? फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो जाएगा, कोई कंपनी लगेगी ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि यार जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो टैक्स देना पड़ जा रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। फिर टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा, कुछ लोग बहाने खोजने लगेंगे कहाँ से टैक्स बचाया जाए, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ये सब शुरू हो जाएगा। तो रेवेन्यू में फिर गिरावट आएगी। तो जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू आ सकता है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होता है एक ऑप्टिमम टैक्स रेट लेवल। इससे ज्यादा टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अभी देखा होगा आपने, भारत सरकार भी लगातार कॉर्पोरेट टैक्स कम करती जा रही है। कम करते करते उन्होंने 25% के आसपास तक कर लिया है, जो कि पहले कभी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए 50-60% होता था, बाद में 40% किया गया, 40% से कम करके 30%, अभी 25% तक ले आए, इसको और कम किया जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टैक्स रेट कम करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक बोलता ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि किस्मत है किसका साथ देती है? जो लोग मेहनत करते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते किस्मत उनका साथ नहीं देती। इसका उल्टा भी होता है, दुर्भाग्य फिर उनके साथ रहता है। श्रीलंका के साथ यही हुआ, अभी तक उन्होंने ठीक पॉलिसीज नहीं अपनाई थी, तो जब उनका दिमाग काम किया कि चलो अब कुछ नई पॉलिसी, सही पॉलिसी अपनाते हैं, तो दुर्भाग्य साथ दे दिया। क्या उन्होंने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की अराउंड नवंबर दिसंबर 2019, और एक महीने बाद क्या आ गया? लॉकडाउन, कोरोना। और ऐसे समय में क्या बोला कि टैक्स रेट कम करेंगे, टैक्स रेट कम कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब उससे उसका बेनिफिट मिलता, उसका कुछ रिजल्ट आता, लेकिन 1 साल 1.5 साल का लंबा लॉकडाउन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रहा, कोई नया रेवेन्यू तो नहीं आ रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तब तक होता उनको, उन्होंने किया किस लिए था? एफडीआई आएगी, इसीलिए तो किया था ना, कि कम टैक्स रेट देख के कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बाहर से आएंगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ये कर सकते थे, होता, इसका बेनिफिट जरूर मिलता, लेकिन लॉकडाउन आ गया। अब ऐसे में नया इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं शुरू हुआ, एफडीआई तो नहीं आया, लेकिन जो ऑलरेडी उनके इंडस्ट्रीज थे उनसे रेट जो टैक्स आता था वो कम आना शुरू हो गया, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू शुरू हो गया। फायदा होने की जगह नुकसान। पहला तो यही हो गया, लॉस ऑफ रेवेन्यू, किसके कारण से? टैक्स रेट कम करने के कारण। उन्होंने काफी मेजर टैक्स रेट्स कम कर दिए। मेजर टैक्स रेट कम होना हुआ, कहीं और से फायदा हुआ नहीं, लेकिन टैक्स ही कलेक्शन कम होना शुरू हो गया। तो एक तो लॉस ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा और क्या चीज हुई? एक टूरिज्म उनका बताया था हम लोग, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि सबसे बड़ा जो सोर्स था रेवेन्यू का वो क्या था? टूरिज्म। ये जो कोविड का लॉकडाउन लगा, उसी टाइम पे उनका जितना एक्सपोर्ट था, टी बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद। रबर का एक्सपोर्ट पहले ही बंद हो चुका था। राइस का प्रोडक्शन ही उनके पास बहुत कम हुआ। क्यों कम हुआ अभी देखेंगे। एक टूरिज्म कम हुआ। टूरिज्म के कम होने की वजह है, क्या वजह है? सबसे पहले 2019 में आपको पता होगा कि दुनिया भर में एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट नाम का एक चीज चल रही थी, याद है? वाइट सुप्रीमेसिस्ट। वाइट सुप्रीमेसिस्ट थ्योरी है, उसमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ, याद है? न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ। न्यूजीलैंड में कैसा अटैक हुआ था? वहां पर एक आदमी था जो कि अपने आप को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट बोलता था, व्हाइट रेस का था, और उस बहुत सारे लोगों की दुनिया में बिलीव है कि व्हाइट लोग सुपीरियर। जैसे कि भारत में जब कुछ आए थे ब्रिटिशर्स, तो उनके मन में भी एक ये था ना, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन्स बर्डन की, सफेद लोगों की जिम्मेदारी है, ईश्वर के द्वारा दी गई, कि हम आके
भूरे और काले लोगों को सिविलाइज बनाया, इनको जीवन जीने का तरीका नहीं पता, ये जंगली बारबेरिक अनसिविलाइज अनकल्चर्ड लोग हैं और हमें ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है इनको सिविलाइजेशन सिखाने की, ऐसा वो बोलते थे। और आज भी ये चीज किसी कुछ लोगों के मन में भरी हुई है। यही कारण है कि आपको अक्सर अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भारतीयों के प्रति और जो वो लोग ब्लैक हैं इन स्किन, उनके खिलाफ हेट क्राइम आपको देखने को अक्सर मिल जाएगा। कभी आप देखेंगे कि सिखों के खिलाफ कभी कुछ हो रहा है, कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्राउन लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा है, कभी ब्लैक लोगों के खिलाफ हो रहा है। तभी उनके यहाँ पे अभी ब्लैक लाइफ मैटर करके एक बड़ा आंदोलन भी चला था अमेरिका में। खैर वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग हैं। ऐसे ही किसी एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने न्यूजीलैंड में देखा कि कुछ बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर बसते जा रहे हैं और वहाँ की डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है और कल्चर में चेंज आ रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोग जो इस्लाम को फॉलो करते थे, तो क्या किया, गया मस्जिद में जाके उसने अटैक कर और वहाँ पे बंदूक लेके गया और मस्जिद में घुस के काफी सारे लोगों को मार दिया। वो लोग प्रेयर के लिए आए हुए, काफी सारे लोग मर गए उसमें। तो अब ऐसे में इसका बदला लेने के लिए किसने जिम्मेदारी उठाई? आईएसआईएस ने। आईएसआईएस का एक लोकल चैप्टर इन श्रीलंका, उनके बहुत सारे लोकल विंग्स भी हैं, हर देशों में उनके एक एक हिस्सा है, एक उनका चैप्टर खुला हुआ है, एक ब्रांच कह लीजिए आईएसआईएस। उनकी जो श्रीलंकन चैप्टर था उसने फंडिंग वगैरह इकट्ठा की और उन्होंने बोला कि अब हम इन लोगों को बताएंगे। और बताने का तरीका क्या था, जितने टूरिस्ट आए हुए थे उन लोगों के खिलाफ उन्होंने लगातार बॉम्बिंग्स की, किलिंग्स की और 290 से ज्यादा लोग मारे गए। और हत्या कहाँ कर रहे हैं? न्यूजीलैंड में हुआ था, कर रहे हैं कहाँ पे? श्रीलंका में। क्योंकि इंटरनेशनल उनका बोला कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो जैसे कि सामान बनाओ कहीं पे भी, बेचो कहीं पे भी, तो बोले कि हमला कहीं होगा, जवाब हम कहीं और दे सकते हैं। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ऐसा करके उन्होंने जवाब श्रीलंका में दिया और 290 के करीब वहां पे लोग मारे गए, जिसमें से कि 45 फॉरेन नेशनल्स थे। फॉरेन टूरिस्ट जो बाहर से घूमने के लिए आए थे वो यहाँ पर मारे गए। अब ऐसे में श्रीलंका की इमेज क्या हो गई? खराब हो गई। ये बात बोली जाने लगी कि श्रीलंका घूमने के लिए एक अच्छा देश नहीं, वहां पे जाएंगे तो ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। और फिर वहां पर क्रिश्चियन और इस्लामिक कम्युनिटी के बीच में काफी लंबे समय तक रॉयट्स भी चलता है। और आप जानते हैं कि हम लोगों के पास में आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से रूमर्स कितनी तेज फैलते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके राइट्स काफी लंबे समय तक चले। इसका सबसे पहला गंभीर प्रभाव श्रीलंका की टूरिज्म के ऊपर पड़ चुका था। एक प्रभाव तो यहाँ से पड़ गया और दूसरा प्रभाव किसने ले लिया? कोविड ने। तो एक पहली इसको बोलते हैं ईस्टर डे किलिंग। ये जो 2019 में हुआ था ना, वो ईस्टर के दिन हुआ, इसको बोला जाता है ईस्टर डे किलिंग। ईस्टर डे किलिंग्स या बॉम्बिंग्स, आप ये ऐसे नाम से इसको लिख सकते हैं। ईस्टर डे किलिंग्स हुई 2019 में और 2020 में आ गया कोविड। इन दो कारणों से टूरिज्म वहां का पूरी तरह से प्रभावित हुआ। एक बार को टूरिज्म खतरे में पड़ गया तो रेवेन्यू आना बंद एक जगह से। उसके बाद कोविड आने के कारण में जो उनकी जो मेन प्रोडक्शन थे वो गिर गए। ठीक, अभी आपको एक बात समझ में आ रही है कि बहुत सारा उनके यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अपना रेवेन्यू बचाया जाए, एफडीआई बढ़ाई जाए, जिसके कारण उन्होंने टैक्स रेट कम किया और जो हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू है इंपोर्ट कम किया जाए। इंपोर्ट कम करेंगे तो कैसे कम करेंगे? तो उन्होंने देखा कि हर साल $400 मिलियन का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए और बंद करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये कुछ चीजें लिख लीजिए और आप लोग इसको पढ़िएगा अपने एग्जाम के लिए जरूर। जो लोग इस बार एग्जाम देना चाह रहे हैं या अगली बार देंगे वो भी इसको सीख लीजिएगा जरूर। एक पर्माकल्चर पढ़ लीजिएगा, एक ZBNF पढ़ लीजिएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी अलग हैं, तो आप ये सीख लीजिएगा क्या 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 होती हैं। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, जो कि वैसे तो बहुत अच्छी चीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये अब्रप्ट इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। एक स्टेट विच इज सिक्किम, वो पूरी तरीके से अब अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट बोलता है और वो डिक्लेयर कर चुका है। उसने वो डिक्लेरेशन कब किया था? 2016 में। लेकिन इसने ये शुरुआत कब की थी? 2003 में।
तो 2003 से लेकर 2016 13 साल लगे उनको अपने आप को पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक प्रोविंस बनाने में। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में राष्ट्रपति जी चुनाव लड़ते समय वादा करते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, और जैसे ही सरकार में आते हैं विद इन 1 ईयर अचानक से उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये बोलते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री जी हैं, आज रात 12 बजे से, वो वाला हाल है। तो उनके यहाँ भी यही हुआ कि राष्ट्रपति जी आए और गोटाबाया राजपक्षा, और उन्होंने बोला अब से सारा केमिकल इंपोर्ट बंद, अब हम लोग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मिट्टी केमिकल फर्टिलाइजर्स की आदी हो चुकी है, आदी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर जब हम लोग डालते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, और न्यूट्रिएंट वो बनाते हैं वो बैक्टीरिया। और ऐसे में आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई किससे होती है, ओनली बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स अचानक से डालना बंद कर देंगे तो अभी आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं और वो बैक्टीरिया भी नहीं है, तो न्यूट्रिएंट आएगा कहाँ से, तो फसल होगी नहीं, फसल खराब होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उनके यहाँ पे यही चीज आई कि उनके यहाँ पे प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, 30 से 40% प्रोडक्शन का नुकसान हुआ। किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि इस तरीके का अचानक से फैसला नहीं लीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर हमको चाहिए अभी, और उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन भी कम हो गया। और किस चीज का प्रोडक्शन कम हो गया अभी देख रहे हैं, राइस तक उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी चीज को धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाता, थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर बंद करते, क्या होता कि थोड़ा बंद किया, उसकी जगह पर बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी होती, फिर अगले साल थोड़ा और कम करते, थोड़ी और ग्रोथ होती, थोड़ा और कम करते, थोड़ी और ग्रोथ होती। उसकी जगह पर क्या डालते, ब्लैक गोल्ड को बोला था वो फर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, सॉरी वर्मी कंपोस्ट डालते उसकी जगह पर, या फिर कुछ और तरीके की ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालते, धीरे धीरे करके उसको हम लोग बढ़ाया जाता। लेकिन नहीं बढ़ाया उन्होंने, एक बार में अचानक से जो इंप्लीमेंट कर दिया, प्रोडक्शन कम हो गया। इंपोर्ट पे जो उनको फायदा हुआ वो तो हुआ, पर एक्सपोर्ट सफर कर गया। जितना इंपोर्ट में बेनिफिट नहीं मिला उससे ज्यादा एक्सपोर्ट सफर कर गया, प्रोडक्शन कम हुआ, टी का भी प्रोडक्शन कम हुआ, राइस का भी प्रोडक्शन कम हुआ, और भी बाकी चीजें जो ये बना के मतलब उगा के बेचते थे, प्रोडक्शन कम, एक्सपोर्ट सफर होना शुरू हो गया। समझ में आया? तो ये भी एक बड़ी क्राइसिस। कई क्राइसिस में एक टूरिज्म का होना, ये जो अब्रप्ट पुश किया, टैक्स कट किया, रेवेन्यू लॉस हो गया, टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुश कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया नहीं, जिसके कारण कि उनको बेसिक चीजों का भी इंपोर्ट करना पड़ता। अब अगला एक देखते हैं, डिफेंस का क्या संबंध। यहां से भारत और श्रीलंका रिलेशनशिप भी शुरू हो। हम लोग आज ही के लेक्चर में इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या इश्यूज हैं, क्या रिलेशनशिप हमारा कैसा रहा है, वो भी देख लेंगे, जो आईआर वाला हिस्सा है। देखिए, श्रीलंका की अगर हम लोग उनकी एथनिक डिवाइड को देखें कि किस तरह के वहां पे लोग रहते हैं, डेमोग्राफी देखा जाए, डेमोग्राफी में आप देखेंगे वहां पे कुछ मूल निवासी अपने आप को कहते हैं, वो लोग हैं सिंगली, सिंगली लोग। और सिंगलीज जो हैं वो मोस्टली बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, मोस्टली। अच्छा, कौन सा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं? दो तरीके का बुद्धिज्म है ना, हीनयान महायान। बहुत कम देशों में हीनयान है, ज्यादातर देश महायान फॉलो करते हैं। जो देश हीनयान फॉलो करता है उनमें से एक ये है श्रीलंका। बहुत ही कम देशों में या बहुत ही कम पॉपुलेशन है हीनयानी। मोस्टली जितने आपको दुनिया में बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे वो लोग महायान बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। याद है आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, बुद्धिज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, हीनयान महायान, है ना? आप पढ़ा है कि नहीं हिस्ट्री? अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे। बुद्धिज्म जब शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया और कंपाइल करके बोला गया कि हम लोग मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं बौद्ध संगीतियां की गई, ठीक है, काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। उन बुद्धिस्ट काउंसिल्स में ये डिसाइड करना था कि बुद्धा की टीचिंग क्या थी और उसको आगे कैसे प्रोपोगेट किया जाएगा। तो उनका कंपाइलेशन किया गया, उनके कजिन ब्रदर थे आनंद, उन्होंने कंपाइल किया, कंपाइल करके फिर उस पर आगे चर्चा करनी थी कि कैसे होगा। लेकिन वहां पे कुछ लोग थे जो कि टीचिंग्स पे लेके उनका मत विभाजित था। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि बुद्ध ये बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे नहीं बुद्ध ये बोलते थे। बुद्ध बोलते ये थे लेकिन उनके पीछे उनका बोलने का
मकसद ये था, वो ये बताना चाहते थे। कुछ लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और इसी से लेके विभाजन क्रिएट हुआ और विभाजन होते होते बहुत लंबा समय लगा। फाइनली वो पूरा बुद्धिज्म उन लोगों ने कहा अब हम साथ नहीं रह सकते, अब होगा हमारा ब्रेकअप। ब्रेकअप कर लिया उन्होंने और दो हिस्से में तोड़ लिया और महायान और हीनयान बन गया। हीनयान वो लोग थे जिनको बोलते हैं नो चेंजर्स, जो नो चेंज चाहते थे, कोई चेंज नहीं चाहते थे। महायानी वो थे जो कि चेंज चाहते थे, प्रो चेंजर्स। तो जो नो चेंजर्स हैं हीनयानी, वो पूरी दुनिया में बहुत ही कम है संख्या में। और वो अगर उसका जो सबसे बड़ा कोई देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में हीनयानीज रहते हैं तो इट इज श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया का अगर हम लोग कनेक्शन की बात करें तो एक जो रामायण की कहानी की वजह से हमारा जो रिलेशन है वो तो है ही, और दूसरा हमारा रिलेशनशिप है बुद्धिज्म के कारण। बुद्धिज्म भारत से निकला और वहां तक पहुंचा। तो वहां पे आपको ये भी पता होगा कि अशोक जो थे, राजा अशोक, अशोका द ग्रेट, उनके बेटा और बेटी है ना, संघमित्रा उनकी बेटी थी, जो कि बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन करने के लिए यहाँ से वहां गई थी। और अपने साथ क्या लेके गई थी, जो वो जो ट्री नहीं है बोधि ट्री, जो बोध गया में जैसे किसके नीचे बैठकर बुद्ध भगवान ने वो तपस्या की थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ट्री की एक सैपलिंग लेके गई थी और उन्होंने वहां पर एक संगमित्रापुरम नाम की जगह है, वहां पर उसको प्लांट किया था। और आज भी उनके यहाँ पे वो ट्री है। तो हमारे यहाँ बोधि ट्री और उनके यहाँ पे बोधि ट्री का एक हिस्सा, तो दोनों के बीच में इस तरीके का कनेक्शन है। आपको याद करिए, मोदी जी गए थे श्रीलंका तो वो उस पेड़ के नीचे दिया जलाने गए थे। उनके कार्यक्रम में वो भी शामिल था कि वो उस पेड़ के नीचे जाके दिया जलाएंगे। याद है आपको? नहीं याद है तो देखिएगा, यूट्यूब पे क्लिपिंग्स मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि सिंगली लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस तरीके से मैप देखें तो आपको नजर आएगा एक मिनट मैं थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया और श्रीलंका आपको पता होगा पहले कैसे थे, एक ही राज्य का पार्ट थे, है कि नहीं? तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे हमारे, तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट साउथ इंडिया में रूल करते थे, तो यहाँ से लेकर श्रीलंका भी उनका पार्ट हुआ करता था। तो बहुत लंबे समय तक हम लोग एक ही रूल का पार्ट भी रहे। तो इस तरीके के तो हमारे रिलेशन हैं ही। तो आप देखेंगे उसमें कि यहाँ से कुछ लोग तमिल, है ना, तमिल लोग, वो यहाँ से यहाँ जाके रहते थे, और कुछ लोग इधर से इधर भी आके रहते थे। श्रीलंका और साउथ ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप भी है। तो ये तमिल लोग बहुत सारे आके कहाँ पर बस गए, इन द नॉर्दर्न श्रीलंका एंड द ईस्टर्न श्रीलंका। नॉर्थ में और ईस्ट में यहाँ पर बहुत सारे तमिल लोग रहा करते थे। ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ समय के बाद में जब लोग देश आज़ाद हो गया, श्रीलंका आगे बढ़ने लगा, तो कई सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर तमिल जो होते थे वो पढ़ने में काफी तेज थे शुरू से, आज से नहीं पहले से। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशंस पर वो पहुंच जाते थे। आज़ादी के बाद भी जब ऐसा होने लगा कि इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशंस पर जब तमिल लोग पहुंचने लगे, तो सिंगलियों को ऐसा लगा कि तो सारी हमारी पोस्ट जो हैं वो ये खा जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ही पहुंच जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि रिजर्वेशन कर दिया जाए और ज़्यादातर सीट्स रिजर्व कर दी जाए फॉर द सिंगलीज, और तमिल्स को हम लोग जितनी उनकी पॉपुलेशन है सिर्फ उतने प्रोपोर्शन में ही रखें, इससे ज़्यादा ना दिया जाए। तो उनके राइट्स को काफ़ी ज़्यादा कर्व किया गया। राइट्स कर्व किया जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रगल शुरू होगा। ऐसा स्ट्रगल होना शुरू हो गया, और उस स्ट्रगल के कारण धीरे धीरे करके स्ट्रगल किस में बदल गया, आर्म्ड रिबेलियन में बदल गया। आर्म्ड रिबेलियन में बदलते बदलते यहाँ तक स्थिति आ गई एक समय में, जबकि तमिल के लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कि जब आप लोग इस तरीके से हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो क्यों ना हमारा देश ही आप अलग कर दीजिए। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा है, इसको मिला के उन्होंने बोला कि हमको एक तमिल लैंड चाहिए विद इन श्रीलंका, एक आज़ाद देश। श्रीलंका के अंदर एक आज़ाद तमिल देश की मांग करनी शुरू कर दी गई, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए इसके लिए। फाइनली उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में लड़के एक ऑर्गेनाइजेशन आपस में फाइनली पहुंचा, जो कि मेन लीडर बना तमिल आवाज का, और वो था LTTE, लिट्टे जिसको बोलते हैं,
ऐसे लोग नॉर्मली शॉर्ट में लिट्टे, जिनके हेड कौन थे? प्रभाकरन। अच्छा एक बात बताइए, भारत का इसके प्रति क्या रवैया रहेगा? भारत के लोग इसको क्या सोचेंगे? भारत असल में ये है कौन? भारत के ही तो लोग हैं। भारत में ही तो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु तो इंडिया में है, और इंडिया के ही लोग इधर जाके ऐसा डिमांड कर रहे हैं, तो इंडिया के लोगों का क्या रुख होगा इसके प्रति? तमिलनाडु में खासकर से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था एलटीटीई के प्रति और तमिल लोगों के प्रति जो कि श्रीलंका में रहते हैं। और तमिलनाडु इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो तमिलनाडु के लोग हमेशा क्या करते थे? मांग करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपकी पॉलिसी हमेशा किसके प्रति होनी चाहिए? तमिलों के प्रति होनी चाहिए। ये एक रिफ्ट का कारण बना इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे शुरू में अच्छे टाइज थे, लेकिन बाद में हमारे रिलेशनशिप बिगड़ गए। और उस बिगड़ने का कारण क्या है कि हमारा जो फेवर करना था एलटीटीई को, वो लोग जिस तरह से चाहते थे कि हम विरोध करें एलटीटीई का, हम उस तरह से विरोध नहीं करते थे। बाद में एक समय ऐसा आया कि राजीव गांधी जी की सरकार बनी, तो राजीव गांधी जी ने एलटीटीई को कर्व करने के लिए, जो उनके यहाँ पे आपस में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी, उसको कर्व करने के लिए अपने यहाँ से क्या कर दिया? आर्मी भेज दी श्रीलंका की हेल्प करने के लिए। यानी कि श्रीलंका की तरफ से भेजी आर्मी तमिलों को मारने के लिए। तमिलनाडु में उसका क्या होगा? तमिलनाडु में विरोध होना शुरू हुआ, और यही कारण है उसके बाद से कांग्रेस हारी तमिलनाडु में और आज तक नहीं आ पाई। आज तक तमिलनाडु में दोबारा कांग्रेस नहीं आ पाई, यही सबसे बड़ा कारण। उसके पहले तो आपको पता होगा कांग्रेस पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी। कांग्रेस के हारने की बहुत बड़ी वजह ये। उसके बाद उनका इंडिया में विरोध होना शुरू हो गया। तमिलों के मन में राजीव गांधी के प्रति इतना गुस्सा आ गया कि एक बार राजीव गांधी श्रीलंका की विजिट पर गए, और आपको पता होगा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो जैसे ही उतरते हैं एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के बाद आप देखे होंगे कि उनकी सेना के कुछ जवान खड़े होते हैं और इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और मोदी जी एक परेड की जैसा थोड़ा सा घूमते हैं, सबको सलामी देते हैं, फिर आते हैं। तो देखा होगा आपने, राजीव गांधी जी वैसे श्रीलंका में गए और वहां पे उनकी सेना गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। उनकी सेना में एक व्यक्ति था जो कि तमिल था, उसने बंदूक से राजीव गांधी जी को उसी समय मारने की कोशिश की, लोगों ने पकड़ लिया। तो एक पहला हमला था, बहुत बड़ी बात थी ना कि भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है और उसके ऊपर में श्रीलंका का एक सैनिक हमला करा। तो बहुत उन्होंने इसके लिए अपॉलोजी किया, लेकिन खैर बात आगे बढ़ी। जब उनकी सरकार नहीं रह गई, अब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलेगी, और आके उन्होंने क्या किया? बॉम्ब से उनका असैसिनेशन कर दिया, उनको उड़ा दिया। राजीव गांधी जी की हत्या इन्हीं लोगों ने की। तो श्रीलंका के ये जो ऑर्गेनाइजेशन था लिटे, उनके हाथ भारत के प्रधानमंत्री के खून से रंगे हुए। ठीक, तो एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशनशिप के जितने एंगल्स हैं उसमें से एक ये भी। एक और एंगल आता है कच्छतीवू आइलैंड। कच्छतीवू आइलैंड, अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है। कच्छतीवू, ठीक है, कच्छतीवू आइलैंड। कच्छतीवू आइलैंड देखिए थोड़ा, ये वाला जो मैंने आइलैंड बनाया है, ये कौन सा आइलैंड है? ये वाला आइलैंड, ये वाला जो आइलैंड आपको नजर आ रहा है, ये है रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम आइलैंड है, पता है ये बात है ना? रामेश्वरम एक जिला पड़ता है वहां पे, रामनाथपुरम, उसी का पार्ट है ये रामेश्वरम आइलैंड। तो हम लोग कभी रामेश्वरम घूमने गए कभी या नहीं गए? कभी जाएंगे, जाइएगा। यहीं से वो ब्रिज शुरू होता है जिसके बारे में वो कहा जाता है कि वो राम सेतु है, ठीक है, वो यहीं से शुरू होता है। इसी के बाद पड़ती है धनुषकोडी। लेकिन इंडिया, मेनलैंड इंडिया और यहाँ के बीच में एक आइलैंड, इस आइलैंड के ऊपर एक आइलैंड पड़ता है, ठीक इस जगह पर, यहाँ एक आइलैंड पड़ता है नॉर्थ में उसके, तो उसको बोलते हैं कच्छतीवू आइलैंड। ये इस जगह पर छोटा सा आइलैंड है। अब ये भी पहले शुरू में क्या होता था कि सब एक ही देश था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही देश था। जब देश आजाद हुआ भी, उसी के ठीक पहले यहाँ पर एक जमींदारी प्रथा चलती थी। तो एक जमींदार हुआ करते थे, उन जमींदार को
रामनाद का जमींदार बोलते थे, रामनाद। वो रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट बना है इसी नाम पे बना है। तो उनके पास में ये टेरिटरी थी, ये रामनाथपुरम, रामेश्वरम, ये वाला इलाका पूरा। और उनकी टेरिटरी के अंदर में 8 आइलैंड्स भी आए थे। तो जब देश आजाद हुआ, सबकी टेरिटरी इंडिया में पूरी तरीके से शामिल की गई, तो 8 आइलैंड्स भी थे। उस 8 आइलैंड में से एक कच्छतीवू आइलैंड भी। और कच्छतीवू आइलैंड देखिए, सिर्फ उनकी टेरिटरी में होना ही नहीं, बहुत सारे उसके और बेनिफिट्स थे। इंडिया से जो फिशरमैन निकलते हैं, मछुआरे जब निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो कभी कभी मछली पकड़ते पकड़ते दूर निकल जाते हैं। दूर निकलते थे तो बीच में एक कच्छतीवू आइलैंड पड़ता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर वो रेस्ट कर लिया करते थे। कोई रहता नहीं, आज भी कोई नहीं रहता वहाँ पर। सिर्फ एक कैथोलिक चर्च है, जिसमें हर 3 साल के बाद में वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में श्रीलंका से भी लोग आते हैं और भारत से भी लोग जाते हैं। जो लोग भी क्रिश्चियनिटी परंपरा को मानते हैं वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। तो यही बस उसका रोल है, बाकी कोई रहता नहीं है। तो क्या होता था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में उस समय श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी एम भंडार नाइके, महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो दोनों लोगों ने इंडिया और श्रीलंका के बीच में अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए 1974 में क्या किया कि कच्छतीवू आइलैंड उनको गिफ्ट में दे दिया, श्रीलंका को, इंडिया। तब वो था हमारे पास और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास। बहुत सारे कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन डायनेस्टीज के, उन किंगडम्स के जो कि भारत में थे। एक सेतुपति किंग्स थे भारत में, बहुत पहले सेतुपति किंग्स हुआ करते थे। उन सेतुपति किंग्स के समय के कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले कच्छतीवू आइलैंड से। फिर ये जो मैंने बताया अभी, ये जो रामनाथ जमींदार थे, इनकी जमींदारी के अंदर में भी 8 आइलैंड्स आते थे, उसमें से एक कच्छतीवू था। तो था तो पूरी तरह से इंडिया का पार्ट, और 1974 तक भारत का रहा। लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट करके इंडो श्रीलंका, एग्रीमेंट का नाम मैं बताता हूँ आपको, इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट करके 1974 में भारत ने कोई कच्छतीवू आइलैंड उनको दे दिया। और उसके बाद 1976 में इसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसकी पूरी और भी उसको बढ़ाया गया और एक बाउंड्री डिसाइड की गई, मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड की गई। और उस मैरीटाइम बाउंड्री में आपको पता, नॉर्मल अभी जानते हैं यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस फॉर लॉज ऑन सीज। सीज पे लोगों की बाउंड्री कहां तक होगी, अगर मान लीजिए कि किसी देश की ऐसे बाउंड्री है, ऐसा कुछ है मान लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बाउंड्री, तो ये सब तो क्या कहलाएगा, उसका इंटरनल वाटर। इस इंटरनल वाटर, ये जो लाइन है, इस लाइन के 12 नॉटिकल माइल तक क्या क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल वाटर्स। और 200 नॉटिकल माइल तक क्या कहलाता है, EEZ, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये है टेरिटोरियल वाटर्स, इसको बोलेंगे इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, EEZ। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल वाटर्स। यहाँ से इंटरनेशनल वाटर्स की बाउंड्री शुरू होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे मछुआरे यहाँ पर, इनको क्या करता था, ये जो जगह है ना, कौन सी जगह पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, पाक बे, सुना है, पाक स्ट्रेट या पाक बे, दोनों है ना। ये वाली जो जगह है, ये जो स्ट्रेट है, इस जगह पर ये स्ट्रेट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो स्ट्रेट है, व्हाट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, 2 वाटर बॉडी विच कनेक्ट 2 वाटर बॉडी, है ना। देखिए देखिए एक मिनट, पहले एक बार गल्फ, बे, बाइट, क्रीक, इसमें अंतर समझिए, और एस्थुमस और स्ट्रेट में अंतर समझिए, फिर समझ में आएगा। देखिए और ये बना लीजिएगा, देखिए ऊपर एक बड़ी वाटर बॉडी है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं समय दूंगा बनाने के लिए, बना लीजिए। मान लीजिए ऊपर एक बड़ी वाटर बॉडी है और नीचे एक बड़ी वाटर बॉडी है, इसके बीच में एक पतली नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि इन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं इधर एक लैंडमास है, इधर एक लैंडमास है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, स्ट्रेट।
हिंदी में जल संधि बोलते हैं या जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है, जल डमरू मध्य या जल संधि, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT, ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है स्ट्रेट, STRAIT, ठीक है, जी नहीं होता। ये हो गया। अब इसी का उल्टा कर दें, एक बड़ा लैंड मास है, इधर एक बड़ा लैंड मास है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और नैरो पैसेज ऑफ लैंड, ठीक है, एक स्थल का सकरा हिस्सा जो कि बड़े दो भूभागों को जोड़ रहा, इसको क्या बोलेंगे, एस्थुमस, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, और नैरो पैसेज ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एस्थुमस, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थल डमरू मध्य, वो जल डमरू मध्य, वो स्थल डमरू मध्य, एस्थुमस। और एक कुछ और चीजें देखिए, ये है लैंड, उसके चारों तरफ है वाटर, क्या कहलाएगा ये, आइलैंड, द्वीप, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। लेकिन अगर वो तीन तरफ से पानी से घिरा होगा तो पेनिनसुला, फिर वाटर हो गया, वाटर हो गया, वाटर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला या प्रायद्वीप। का उल्टा कर दें, अगर उल्टा कर दें, चारों तरफ यहाँ पर वाटर था, बीच में लैंड था, अगर उल्टा कर दें, चारों तरफ लैंड, बीच में वाटर, तो क्या कहलाएगा, लेक, झील, ऐसी तो होती है। और अगर इसका उल्टा यहाँ पर कर दें कि चारों तरफ लैंड है, बीच में वाटर है, ऐसा, वाटर, इधर लैंड, इधर लैंड, इधर लैंड, मतलब अ वाटर बॉडी कनेक्टेड, सॉरी, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, इसको बोलेंगे बे। अब यही देखिए, अब इसकी ओपननेस के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है, ओपननेस के आधार पर, अगर मान लीजिए ऐसा ओपन है बहुत ज्यादा, तो इसको बोलेंगे बाइट, थोड़ा कम है तो इसको बोलेंगे बे, बहुत ज्यादा है इस तरह से तो बोलेंगे गल, और एकदम ही पतला है, एकदम सकरा, तो इसको बोलेंगे क्रीक। ये हो गया बाइट, ये हो गया बे, ये हो गया गल्फ। लेकिन देखिए गल्फ और बे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं पर वो गल्फ लिखा रहता है, कहीं पर बे लिखा रहता है, तो आप नाम याद करिएगा। जैसे कि एक जगह पड़ती है बे ऑफ बिस्के, फ्रांस के पास, वहां पर आप किसी एटलस में देखेंगे बे ऑफ बिस्के लिखा है, कहीं पर गल्फ ऑफ बिस्के लिखा है, दोनों लिखते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर क्लियर कट है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखते हैं, वहां पे बे ऑफ मैक्सिको नहीं लिखते, बे ऑफ बंगाल लिखते हैं, गल्फ ऑफ बंगाल नहीं लिखते ना। तो जहां पर नाम है वहां नाम है, नाम याद करिएगा, लेकिन ऐसा समझते रहिए। और एक फाइनली ये होता है क्रीक, समझ में आ गया इनके बीच में अंतर। ओपननेस क्या है, बाइट अगर आपको देखनी है तो दुनिया की सबसे बड़ी बाइट कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जो पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का साउथ का हिस्सा देखा है मैप में, तो कैसा है, बाइट है, इसको बोलते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट वहीं पर। अब देखिए ये वाला मैप, ये एक जगह है जहां से लेकर यहां तक, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पार्क स्ट्रेट, समझ में आया, क्या बन रहा है, पार्क स्ट्रेट। और ये जो हिस्सा है पानी का, इसको बोलेंगे पार्क बे, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है पार्क बे, पार्क बे और बे ऑफ बंगाल को जो कनेक्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, पार्क स्ट्रेट। और इसके नीचे भी एक यहाँ पर गल्फ बन रहा है या बे बन रहा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर है पार्क बे, ठीक है। अब देखिए, तो इसी जगह पर गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क बे में मैरीटाइम बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए 1976 में एक एग्रीमेंट किया गया, और उस एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया गया कि ये बॉर्डर होगा। इसके इधर अब देखिए क्या किया गया, इंडिया ने ही वो एग्रीमेंट साइन किया था, खुद ही बनाया भी था हमने, लेकिन वो हमारे ही फार्मर्स के अगेंस्ट था, हमारे ही फिशरमैन के अगेंस्ट था। उसने क्या बोल दिया गया कि ये रहा बॉर्डर, और इस बॉर्डर के पार कोई नहीं जा सकता, श्रीलंका के फार्मर्स उधर रहेंगे, हमारे फार्मर्स इधर रहेंगे। उनके पहले एक बार 1955 में, जबकि ये बात सबको पता चल चुकी थी कि कच्छतीवु आइलैंड भारत का है, भारत ने डिक्लेयर भी कर रखा था, लेकिन 1955 में श्रीलंका ने
अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कच्छतीवु आइलैंड पर की थी। तब भारत की संसद में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन भारत ने उसको सीरियसली लिया नहीं। उनको ये लगा कि श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी देश है, और इतना छोटा भी है, कर भी क्या लेगा, एक्सरसाइज ही तो कर रहा है, कौन सा कब्जा कर लिया। एक्सरसाइज किया, वो लोग चले गए, लेकिन उसी समय बात को सीरियसली उठाना चाहिए था, तब हम लोगों ने उठाया नहीं। और फाइनली 1974 में, और एक और चीज देखिएगा, पेरूबारी याद है आप लोग, पेरूबारी के, पेरूबारी में हम लोगों को जब उनको अपनी टेरिटरी देनी थी तो अमेंडमेंट करना पड़ा। अभी दोबारा ये अमेंडमेंट का झंझट ना पड़े तो हम लोगों ने क्या कहा, कच्छतीवु आइलैंड बिना किसी अमेंडमेंट के दिया गया, पता है कि नहीं, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कच्छतीवु आइलैंड हैज बीन सीडेड टू चाइना, श्रीलंका, ऐसे दे दिया गया। किस आधार पर दिया गया, ये बोल के दिया गया कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी को सॉल्व करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेजिस्लेचर का नहीं। तो एग्जीक्यूटिव ने एक स्टडी की है, और उस स्टडी के बाद में ऐसा माना कि ये श्रीलंका को बिलोंग करता है, हम श्रीलंका को दे रहे हैं, ऐसा दे दिया। तमिलनाडु के लोग उस समय, तमिलनाडु में बहुत विरोध हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस समय तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे, हम करुणानिधि, उस समय करुणानिधि थे, उन्होंने उसके खिलाफ उस समय आवाज नहीं उठाई। बाद में जयललिता जब मुख्यमंत्री बनी तो जयललिता जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला इसके खिलाफ, और बोला कि 1974 का ये जो एग्रीमेंट किया गया है, मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, नहीं करना चाहिए था, और इसको रिवर्स किया जाए। और उनके यहाँ रोज मांग उठती है, अक्सर मांग उठती रहती है कि कच्छतीवु वापस लिया जाए, कच्छतीवु वापस लिया जाए। उनके यहाँ की इलेक्टोरल प्रोमिसेस होती हैं, कोई भी चुनाव लड़ता है तो बोलता है कि हम सेंटर से बात करेंगे कि कच्छतीवु आइलैंड वापस लिया जाए। हालांकि वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कब उसका फैसला आएगा भगवान जाने। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है, होता क्या है, होता ये है कि हमारे जो मछुआरे जाते हैं तो कुछ समय तक तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर में रहते हैं, EEZ पार करते हैं, EEZ के बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर में आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर में, इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी फिशिंग कर सकता है, किसी को कोई रोक टेक नहीं है, कोई भी आ जाता है, तो हम जाते हैं वहां तक। लेकिन कब वहां से श्रीलंका का EEZ शुरू हो जाता है हमें नहीं पता लगता। और पहले कच्छतीवु आइलैंड था तो हमारे पास में बहुत जगह थी जहां पर कि इंडिया के फिशरमैन जाके थोड़ी देर आराम करते थे, अपनी नेट सुखा लेते थे, तो ये सब कुछ होता था। अभी उनको वो जगह नहीं मिलती, तो उनको क्या होता है कि वो कभी कभी निकल गए, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि कच्छतीवु आइलैंड वापस मिल जाए। अब हमारे पास में एक मौका आया, श्रीलंका में चल रही है क्राइसिस, और हम लोग उनको लगातार क्या ऑफर कर रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट्स ऑफर कर रहे हैं। तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस इस समय बोल रहे हैं कि यही मौका है, कच्छतीवु आइलैंड वापस ले लो, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करो, और बोलो कि और ऑफर कर सकते हैं लेकिन हमको कच्छतीवु वापस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये इशू चल रहा है इस समय, लोग बोल रहे हैं कि ये मौका है हमारे पास में, जबकि कच्छतीवु हमको वापस ले लेना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है शायद कभी कि क्या सही होगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? चाइना तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप दुनिया में इस समय इमेज की बात करेंगे या फिर अपने लोगों के इंटरेस्ट की बात करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट बड़ा कि इंटरनेशनल इमेज बड़ी? नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इमेज में एक चीज चुननी होगी, क्या चुनेंगे? रशिया को देखिए, अगर इंटरनेशनल इमेज की परवाह होती तो ये सब करता। नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा बड़ी चीज है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर उनको ये बात समझ में आ रही है, अगर हम लोग आज ये काम नहीं करेंगे तो कल को ये चीज हमारे देश के अंदर हो रही होती, इसलिए उनको करना पड़ा। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह दी, प्रेफरेंस दी, किसके ऊपर? इंटरनेशनल इमेज के ऊपर। उनको उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इमेज तो बनती बिगड़ती रहती है, आज खराब है कल अच्छी हो जाएगी। किस देश की हमेशा इंटरनेशनल इमेज अच्छी रहती है? कभी अच्छी रहती है, कभी खराब रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। नेशनल इंटरेस्ट बड़ी चीज है। तो एक ये इशू आता है। बाकी अगर देखिए वो, इस पे मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा आपको क्या लिखना है। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल इमेज की तरफ जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, अगर आप अपने पॉइंट को डिफेंड कर पाए तो आप करिएगा। इसका ये तो आंसर सब्जेक्टिव है ना, इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता। मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट बड़ी है, आप वहीं लिख के चले आए। अगर आप अपने पॉइंट को डिफेंड कर सकते हैं तो आप जरूर डिफेंड करिएगा कि इंटरनेशनल इमेज की तरफ जाना चाहिए। किसी को लगता है नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा बड़ी चीज है, हमें ले लेना चाहिए, तो ले लेना चाहिए, आप लिख दीजिएगा। दोनों ही आंसर सही है, गलत कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पे आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, इस पे कम नंबर मिलेगा। डिपेंड करता है आपने अपने पॉइंट को कितने अच्छे से डिफेंड किया है। जिस पे भी आप अच्छा डिफेंड प्रस्तुत करेंगे वो अच्छा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू है।
अभी देखिए हुआ क्या, एक और चीज देखिए, ये सब कुछ चल ही रहा था, डेमोक्रेसी और उनके बीच का झगड़ा, एलटीटी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कच्छतीहू भी समझ में आ गया। अभी देखिए एक और बात है, क्या हुआ कि श्रीलंका में जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा आर्म्ड रिबेलियन चलने लगा, उनके यहाँ पे मांग चलने लगी कि अलग देश बनाओ, ये सब कुछ कर ही रहे थे, झगड़े लगातार चल रहे थे। फाइनली 2009 में महिंदा राजपक्षे वहां के प्रधान राष्ट्रपति थे, और इन्होंने एक फाइनल असॉल्ट करने की बात की कि अब एलटीटीई को खत्म कर ही देते हैं, क्योंकि एलटीटीई ने भी, आपको पता होगा एक टाइम पे एलटीटीई ने दुनिया की सबसे बड़ी जो खुद को आत्मदाह कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, दुनिया की सबसे बड़ी सुसाइड बॉम्बर्स की फौज तैयार की थी एलटीटीई ने। उनके यहाँ पे अक्सर लोग होते थे, जाते थे, किसी भी बड़े ऑफिस में घुस गए और अपने आप को उड़ा लिया, किसी भी ऐसे रैंडम बैंक में जाते थे उड़ा लेते, बैंक गए, किसी भी मान लीजिए कि आरटीओ ऑफिस गए और उड़ा लिया। तो वो अक्सर वहां पर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे, बहुत लोग मरते थे, और भारत के प्रधानमंत्री को भी मारा था। तो यहाँ पर भारत ने उनकी डायरेक्ट तो हेल्प नहीं की, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया, जो भी हमारे पास में क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी उस समय हम लोगों ने वो शेयर की, और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक फाइनल असॉल्ट किया और पूरे के पूरे एलटीटीई को मतलब समूल नाश कर दिया। समूल नाश करना मतलब समझते हैं, एक वो देखा है मूवी अपने गैंग्स ऑफ वसीपुर, सबने देखी है? गैंग्स ऑफ वसीपुर में एक डायलॉग है, वो जब जाता है उसको बोलता है उसकी मारने के लिए, जब उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है ना, फैजल खान और रामाधीर सिंह, तो रामाधीर सिंह के जो बेटे थे, क्या नाम था उनका, जेपी, जेपी सिंह, जेपी सिंह किसी को आदेश देते हैं, मुझे अभी ये तो यहाँ याद है किसको आदेश देते हैं, बोलते हैं कि उनके घर में जो मिले सबको मार दो, धोबी, कुत्ता, औरत, सबको, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ना, याद है? ऐसा एक डायलॉग था। यही चीज श्रीलंका ने की, बोला कि कोई नहीं बचना चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ी औरत हो, बूढ़ा नागरिक हो, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो उनके यहाँ पे उस समय जो लोग भाग पाए, 40,000 से ज्यादा लोगों को ऐसे ही मार दिया। 40,000 हम समझते हैं अच्छे खासे युद्ध, आज तक इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में 70 साल में 40,000 लोग नहीं मरे, इतने सैनिक नहीं मरे होंगे जितने उनके यहाँ पे कुछ दिन के अंदर में, 2-4 दिन के अंदर में इतने लोगों को मार दिया गया। और 40,000 तो उनका सरकारी आंकड़ा, लाखों में लोगों को मारा गया, लाखों में, और वो पूरा का पूरा उनका समूल नाश कर दिया गया। ये बात बोल के कि कभी बाद में भी सर उठाने के लिए ना बचे, कि कोई बदला लेने के लिए आ जाए, और खासकर से प्रभाकरण की तो पूरी फैमिली खत्म कर, प्रभाकरण के घर में अगर उनका कोई पोता भी होगा तो भी मार देना, इस तरीके से बात की गई और खत्म कर दिया गया। जब ये सब कुछ हुआ तो महिंदा राजपक्षे उनके राष्ट्रपति थे, तो ऐसे में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन एचआरसी ने इसके खिलाफ मुद्दा उठाया और बोला गया कि श्रीलंका ने बहुत गलत किया है और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और इनको सजा दी जाएगी। अब ऐसे में चाइना को मौका मिल गया। क्या मौका मिला? अब देखिए एक दूसरा एंगल, टाइम है कि नहीं हम लोगों के पास, टाइम बताइएगा, टाइम है? अच्छा, हाँ, 15 मिनट, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। ये है इंडिया, यहाँ पर है अफ्रीका, ये पूरा ही बना देता हूँ, बन ही गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा एक जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया नाम सुना है? डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है, यहाँ पर एक रीजन पड़ता है, उसको बोला जाता है BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज। जब ब्रिटेन की पूरी दुनिया भर में हुकूमत थी तो उन्होंने इंडियन ओशन, ये जो नीचे क्या है ये इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के बहुत सारे आइलैंड्स भी कब्जा कर रखे थे, ठीक है? उनमें से एक रीजन पड़ता है यहाँ पे BIOT, विच इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी।
और बाद में उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का ये वाला हिस्सा जिसको डियागो गार्सिया बोलते हैं, इसको उन्होंने दान में दे दिया, लीज पर दे दिया किसको, यूएसए को। और मॉरिशस क्या बोलता है, ये टेरिटरी हमारी है। तो टेरिटरी किसी और की कब्जा किया, किसी और ने गिफ्ट कर दिया किसी और को। जैसे कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है इंडिया का, पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसका एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं सक्शगाम वैली, वो हिस्सा उन्होंने गिफ्ट कर दिया चाइना को। वैसे ही यहाँ पर भी हाल हुआ है, यहाँ को गार्सिया गिफ्ट कर दिया गया यूएसए को। आज की डेट में यहाँ पे कौन है, यूएसए। तो ये हो गया यूएसए, ये हो गया इंडिया। अब यहाँ पर है चाइना। चाइना, इसी के आगे आप देखेंगे इस तरह से, ये म्यांमार, ये क्या है, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, बाली और फिर ऐसा करके सब जगह हैं। देखिए चाइना क्या करता है, यहाँ से आता है ऐसा, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहाँ पर है इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ से निकलता है, इस जगह से होके वो यहाँ जाता है, यहाँ से तेल लेता है। ये है उनका एनर्जी रूट, ऑयल यहीं से आता है। और यहाँ पर आपको पता होगा कौन सी जगह है, स्वेज कैनाल है ना, यहाँ पर स्वेज कैनाल है, ये रेड सी है। तो चाइना क्या करता है, यहाँ से ही इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए यहीं मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सामान को एक्सपोर्ट करता है। किसको, यूरोप। यूरोप को सामान जाना होगा तो इसी रास्ते से जाएगा, तो वहां से सामान निकलेगा, इधर से जाएगा ऐसा स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए, और फिर इन दोनों के बीच में से इधर से रेड सी से होता हुआ, स्वेज कैनाल से होता हुआ, मेडिटेरेनियन होता हुआ यूरोप चला जाएगा। तो ये उनका ट्रेड रूट भी है और एनर्जी रूट भी है। समझ आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। किसके लिए, चाइना के लिए, हमारे लिए तो है ही। हम तो इसको, इंडिया इसको अपना स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड बोलता है। इंडिया के लिए इंडियन ओशन क्या है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड बोलता है कि हमारे लिए रणनीतिक आंगन है हमारा। तो हम तो इसको कंट्रोल करना चाहते ही, इनफैक्ट करते ही हैं, और आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं। आपको पता होगा जब राजेंद्र चोल भारत के राजा थे, उस टाइम पे पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक भारत का हिस्सा था, वो रूल था। एक बार इंडोनेशिया में वहां की कोई एक लोकल मोनार्क था, शैलेंद्र, उसने भारत की शिप, इंडिया की शिप जाती थी चाइना, और उसको बीच में वो क्या करता था, रोक के उनसे टैक्स लेता था। तो हमारे ट्रेडर्स ने आके शिकायत की राजेंद्र चोल से, राजेंद्र चोल ने अपनी आर्मी भेजी और शैलेंद्र के दरबार में पहुंच के उन्होंने राजा शैलेंद्र को उनके दरबार में धमका के आए थे। बोले कि अगर हमारे ट्रेडर्स से अगली बार टैक्स वसूलने की हिम्मत की तो फिर पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मतलब तब हमारी वो पावर थी। और कहते हैं चोला एम्पायर के टाइम पे पूरा इंडियन ओशन वो उनका घर के झील जैसा, ऐसा लगता था जैसे उनकी घर की झील, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। तो हम आज भी ऐसा चाहते हैं, बीच में नहीं रह गया था बहुत लंबे समय तक। और यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका यहाँ पर डियागो गार्सिया में बैठा हुआ है इस जगह पर। तो बीच में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज शुरू की जिसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। याद है आप लोगों को, करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, 2007 से हम लोगों ने प्रोमिनेंटली बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। शुरुआत तो ऐसे उसकी 1992-93 के आसपास से हो चुकी थी, लेकिन तब ऐसा बड़ा कोई नहीं होती थी। 2007 से हम लोगों ने बड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू की। अब चाइना के, अगर आप ब्यूरोक्रेट होते तो जरा चाइना के माइंडसेट से सोचिए। चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, सामान बेच के उनका पूरा पैसा, और अगर एक्सपोर्ट ना हो तो उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी। और एक्सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज चलानी है, और इंडस्ट्रीज को चलाए रखने के लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो उनके लिए एनर्जी और ट्रेड रूट को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। अब ऐसे में उनको कभी ये लगेगा, अच्छा इंडिया उनके लिए कैसा है, दोस्त है कि दुश्मन है, दोनों। इकोनॉमिक रिलेशन इंडिया के चाइना से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार युद्ध हो चुका है ना, उनको भी पता है कि मन में खटास तो है ही, आज नहीं तो कल निकल सकता है। प्लस भारत का एक हिस्सा है तमिल तवांग, अरुणाचल प्रदेश, वो उसको चाहते हैं, क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको ही लेना है। माओ से तुंग थे, वो क्या बोलते थे कि तिब्बत हमने लिया है, तिब्बत इज द पाम, और उसकी 5 उंगलियां हमको वो भी चाहिए, अक्साई चिन, लद्दाख वाला हिस्सा, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड तवांग। तो ये 5 उनको चाहिए, उसमें से एक हिस्सा भारत का भी है, मतलब श्रीलंका भी भारत, सॉरी सिक्किम भी भारत का है, अक्साई चिन तो ले ही लिया उन्होंने, और तवांग भारत का है। तो इसका मतलब क्लैश पहले भी हो चुका है और फ्यूचर में भी प्रस्तावित है, तो झगड़ा तो है ही।
बाउंड्री डिस्प्यूट है ही, तो उनको ये लगा कि इंडिया हमारा दुश्मन और अमेरिका से उनकी दुश्मनी है ही, अभी हो गई है ज़्यादा, तो उनको ये लगा कि ये क्या हो रहा है, इंडिया और अमेरिका मिलके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और इंडियन ओशन रीजन में। कल को कभी उन लोगों ने ऐसा किया कि मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया और हमको ये रूट एक्सेस करने से मना कर दिया, फिर क्या होगा, हमारी तो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? श्रीलंका के मन में डर, परसीव्ड थ्रेट, उस दिन हम लोग जो बात कर रहे थे परसीव्ड थ्रेट और एक्चुअल थ्रेट, तो परसीव्ड थ्रेट था उनके लिए, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उसके लिए कुछ काउंटर प्लान बनाने शुरू किए, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। और उस स्ट्रैटेजी में ये था सबसे पहले कि इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। अब प्रेजेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जगह जगह सबसे पहला एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करना पड़ेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान से बोला कि हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट दो, तो उन्होंने यहाँ पर बनाया सीपेक और एक मेन बनाया बीआरआई। उन्होंने बोला कि हम रोड और रेलवे के थ्रू, जब पूरा का पूरा एक ही बेल्ट है ना, आपने देखा होगा एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये पूरा मिला के एक ही लैंड मास है, बोला कि एक ही साथ अगर एक लैंड मास है तो क्यों ना रोड रेल सब बिछा के श्रीलंका चाइना से यूरोप पहुंच जाए। आपको पता होगा रेलवे रूट उनका बिछ गया, अब ट्रेन से भी यूरोप से चाइना सामान आना जाना शुरू हो चुका है। तो उन्होंने ये बनाया और एक साथ में उसका एक हिस्सा था, इसी बीआरआई का एक हिस्सा सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बोला कि ये बनाते हैं, इससे क्या होगा कि तेल यहाँ से निकलेगा और यहीं से चला जाएगा, यहीं से, ये बीच का रास्ता जाने की जरूरत ही नहीं है, सामान भी वो वहीं से ट्रेन से रोड से लेकर आएंगे और यहाँ से ऐसा भेज देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है मलक्का डायलेमा उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो मलक्का डायलेमा को बाईपास करना चाहते थे, उसका ऑल्टरनेटिव तैयार करना चाहते थे। उसी ऑल्टरनेटिव को तैयार करने के लिए उन्होंने सीपेक बनाया। उसी के लिए उन लोगों ने अब ये कोशिश की कि कैसे भी करके इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ, जिससे कि हमको कोई एक्सेस कभी डिनाई ना कर पाए। कभी अगर बोलेंगे कि तुम इधर क्या करने के लिए आ रहे हो, तो हम बता सकते हैं कि हमारी यहाँ पर टेरिटरी उसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, वरना अदरवाइज वो यहाँ पर अगर अपनी मिलिट्री शिप लेकर आएंगे तो लोग बोलेंगे इंडियन ओशन में तुम्हारी मिलिट्री शिप क्या कर रही है। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जगह जगह शुरू किया। एक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्वादार डेवलप करना शुरू कर दिया, फिर ऐसे ही किससे बात की, बांग्लादेश से बात की, चिटगांव पोर्ट पर पहुंच गए, म्यांमार से बात की, सिटवे पोर्ट पर पहुंच गए। म्यांमार से यहाँ पर एक कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड भी भारत ने म्यांमार को दे दिया था दान में, अब म्यांमार ने उसमें चाइना को एक्सेस दे दिया, तो कोकोस आइलैंड पर आ गए। और ऐसे ही यहाँ पर एक जगह है हम्बन टोटा पोर्ट विच इज इन श्रीलंका। अब देखिए हुआ क्या, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भारत की घेरेबंदी की जा रही। क्यों कर रहा है समझ में आ रहा है, चाइना को डर है कि कल को इंडिया और अमेरिका मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर दे, तो इसलिए हम अपनी सुरक्षा पहले कर लें, इसलिए वो कर रहे हैं। इसका वो कुछ और भी कर सकता है, डिफेंस के लिए आया था, एग्रेशन भी कर सकता है, तो हमें डर हो गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो हमने उसका काउंटर में क्या किया, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, है ना, नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाना शुरू किया हम लोगों ने, अब उनको घेरना शुरू किया, वो बाद में देखेंगे, खैर देखिएगा। तो ये जो जगह उनको मिली कैसे मिली, यहाँ पर वो क्या रहा था, अभी याद करिएगा 2009 में श्रीलंका ने क्या किया है, जिनोसाइड किया है तमिलों का, और मुद्दा कहाँ पहुंच गया है, यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर बीच में श्रीलंका, चाइना को ये सब कुछ करना है, ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करना है, प्रेजेंस चाहिए, उसने इसको एक मौके की तरह से देखा, बोला कि क्यों ना इस समय श्रीलंका की हेल्प की जाए और हेल्प करके उससे जगह ले ली जाए। तो उसने यहाँ पर बार्गेन किया महिंदा राजपक्षे से कि हम आपको यूएनएचआरसी में बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे, वीटो पावर है हमारे पास में। श्रीलंका ने बोला, तमिल चाइना ने बोला हम अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, आपको बचा लेंगे, लेकिन एक शर्त क्या है, आपको हमें जगह देनी पड़ेगी चाइना में। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे दे देंगे, हमारे देश में हमारी सरकार चली जाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री, जनता उखाड़ के फेंक देगी। बोले कि ऐसे कैसे अपनी जगह दे रहे हो, तो बोले ठीक है, उसके लिए भी तरीका है, हम आपको देंगे लोन और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे और आपको चुका नहीं पाएंगे, तो फिर आप हमको वो जगह लीज पे दे देंगे। मैंने बोला ये तरीका ठीक है। तो इस तरीके से फिर उन लोगों ने ये काम किया और क्या किया गया, डेट दिया गया इनको, चाइनीज डेट ट्रैप में फंसाया गया, डेट दिया गया बहुत ही हेवी इंटरेस्ट, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, एडीबी भी देता है, एआईआईबी भी देता है, एनडीबी भी देता है, लेकिन इन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं होता। चाइना ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, जो इंटरेस्ट जो लोन दिया, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया, और इतना जो कि पता था कि चाइना चुका नहीं पाए, श्रीलंका चुका नहीं पाए। तो फाइनली क्या किया गया, हम्बन टोटा पोर्ट बना के, और छोटी मोटी जगह तो है नहीं, मतलब ऐसा मान के चलिए कि कम से कम 5-6 हजार एकड़ की जमीन,
आपके देश की 5-6 हज़ार एकड़ की कोस्टल एरिया की जमीन कोई और देश कब्जा कर, उनके यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी ने ले लिया है, उसकी बिड लॉन्च की गई, तो बिड में आया कौन, चाइना की कंपनी ने आके वो ले लिया और आज की डेट में चाइना की कंपनी उसको ओन करती, तो ये पहुंच गए यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ रही है, ये वाला भी एक एंगल है। हुआ क्यों है, क्योंकि उन्होंने जिनोसाइड किया तमिल्स का, और ये जो तमिल्स के साथ में इनका जो जिनोसाइड चल रहा है, मतलब जिनोसाइड किया, इसके पहले उनका स्ट्रगल बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब उनको अपना पैसा लगाना चाहिए था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उस समय, अभी आवाज नहीं आएगी, पीछे आवाज आ रही है मेरी बिना माइक के भी, ठीक है, चलिए देखिए। जिस टाइम पे उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, उस टाइम पे वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, सिंगली वर्सेस तमिल। तो उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा लिया बहुत ज़्यादा, और इस डिफेंस बजट के कारण भी अपना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाए, जो करना चाहिए था, तो बहुत लेट शुरू किया, अभी 2019 में वो करने की बात किया और ये भी पूरा नहीं हो पाया, कोविड आ गया। तो जो हम लोगों ने देखा कि इनका प्लाइट है, जो बर्बादी का कारण है, वो क्या है, उनमें से एक ये भी है, डिफेंस बजट का बढ़ जाना, फिर ये सारा कुछ हो जाना, और इसी में लिट्टे जिनोसाइड और ये वाला एंगल, और फाइनली उनका डेथ ट्रैप, और फैमिली का जो करप्शन है वो तो है ही सही, उनकी फैमिली लगी हुई है और हर जगह। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जो गोटाबाया राजपक्षे आज की डेट में प्रधान राष्ट्रपति हैं, जब ये जिनोसाइड की गई थी 2009 में, उस टाइम पे उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे यही गोटाबाया राजपक्षे, इन्हीं के ऊपर मेन आरोप है। महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे और डिफेंस सेक्रेटरी थे गोटाबाया राजपक्षे, तो पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं की बनाई हुई थी, आरोप इन्हीं के ऊपर है, लेकिन इन लोगों को बचा लिया गया चाइना के द्वारा। तो बचाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बचा लेंगे, उसके बदले में कुछ लेंगे, तो लिया क्या है, यही सब डेट ट्रैप। और डेट ट्रैप में देखिए फायदा किसका हुआ, फैमिली बच गई, फैमिली बच गई, सत्ता उनके पास रही, लेकिन नुकसान किसका हुआ, श्रीलंका की जनता का। असल में मर कौन रहा है, श्रीलंका की जनता, है ना, इन सब के बीच में फंसे श्रीलंका। और फाइनली देखेंगे कि अभी फिलहाल भारत क्या कर रहा है हेल्प के लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है, करेंसी स्वैप कर रहा है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सबको पता है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट में और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या अंतर है, बता। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब बहुत आसान है, आजकल जब आप कभी लोन लेने जाएंगे ना, तो आपको भी अब मिलना शुरू हो गया है, आम लोगों को भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था, पहले से कंट्रीज को, बड़े कॉर्पोरेट्स को भी लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता था, अब लोगों को भी मिलने लगा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप पर्सनल लोन लेने गए 15 लाख रुपीज का, आपको लोन मिल गया, वो क्या किया जाएगा, एक अकाउंट में पड़ा रहेगा, एक अकाउंट आपके नाम से ओपन किया जाएगा और उस अकाउंट में 15 लाख रुपए वो डाल के छोड़ देंगे। मान लीजिए से HDFC ने आपको ऐसा लोन ऑफर किया है, 15 लाख रुपए इस अकाउंट में पड़ा रहेगा, एक लोन अकाउंट होगा, आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, आपको इस अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर आप वहां से यूज कर पाएंगे। तो जितने पैसे आप इसमें ट्रांसफर करेंगे इसी को बोलेंगे विड्रॉल्ड मनी, जितना मनी आपने विड्रॉ किया है, जितना मनी आप उसमें से विड्रॉ करेंगे सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 15 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है आपको 15 लाख रुपए आपने बोरो किया, लेकिन पूरे की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपका काम 5 लाख रुपए में हो गया, तो 10 लाख रुपए की आपको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आप पूरे 15 लाख रुपए पे इंटरेस्ट क्यों देंगे, सिर्फ 5 लाख पे देंगे। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया जो लगातार ऑफर करता है, और ये जनरली क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। जैसे बोल दिया गया कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, तो वो कर दिया गया। अब वो क्या होगा कि वो मान लीजिए कि भारत सरकार क्या करेगी, एक अकाउंट खोल के श्रीलंका को वो पैसा दे देगी, और उसमें डाल दिया गया $2 बिलियन। अब $2 बिलियन वो उस पर तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक कि वो पैसा विड्रॉ नहीं किया जाए। हो सकता है उसमें से सिर्फ $1 बिलियन उन्होंने विड्रॉ किया, तो सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो इंटरेस्ट दिया भी जाता है, ये भी बहुत ही कंसेशनल चार्ज पर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट उसका बहुत ही कम रखा जाता है। ये जनरली फ्रेंडली कंट्रीज को दिया जाता है, या फिर ऐसे समय में दिया जाता है जबकि उसको बहुत ही ज़रूरत हो, क्राइसिस की सिचुएशन हो। इस समय में हम उनको कंसेशनल रेट पर लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब करेंसी स्वैप क्या चीज़ होती है, कोई जानता है, हाँ बताइए प्लीज।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। दिस वॉज श्रीलंका इशू। अब देखिए एक दो चीज़ें देख लीजिए कि इंडिया श्रीलंका में और क्या कर रहा है, आज नहीं लंबे समय से क्या कर रहा है। अभी जब ये हम्बनटोटा पोर्ट उनके पास चला गया, श्रीलंका के पास में, सॉरी चाइना के पास में, तो भारत को भी उसको काउंटर करना था। भारत एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, मैन टू मैन मार्किंग। मैन टू मैन मार्किंग जानते हैं? मैन टू मैन मार्किंग कभी फुटबॉल या हॉकी खेला है? हाँ, दोनों में होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, कि हर एक आदमी के पीछे अपना एक आदमी लगाता है। ठीक है, तो वैसे ही वो उनकी प्रेजेंस जहां जहां है, हर एक प्रेजेंस के बगल में काउंटर करने के लिए वहीं पे प्रेजेंस लगाओ, तो मैन टू मैन मार्किंग बोल। चक दे इंडिया देखी है, चक दे इंडिया में दिखाया है मैन टू मैन मार्किंग, याद है? दिखाया उसमें हर एक प्लेयर के पीछे उनका एक प्लेयर लगा होता है। ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। चाइना जहां जहां अपनी प्रेजेंस बनाया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने के लिए, हम हर उस जगह पे बगल में बैठ रहे हैं। जैसे कि वो चिटगांव में, हम भी चिटगांव में, हमने भी चिटगांव पे थोड़ा हिस्सा ले लिया, वो सिटवे में हम भी सिटवे में पहुंच गए, कालाडान रिवर वो कालाडान रिवर प्रोजेक्ट के थ्रू। वो ग्वादार में, हम चाबहार में पहुंच गए, चाबहार और ग्वादार बगल बगल में। हम दुख्म पोर्ट पे भी आ गए, एक एक्स्ट्रा जगह ले ली हम लोगों ने, विच इज इन ओमान। इसी तरह से जब वो आया श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आप देखेंगे यहाँ पर पड़ता है हम्बनटोटा, यहाँ पर इस जगह पर पड़ता है त्रिंकोमाली। तो हम त्रिंकोमाली में आ गए। त्रिंकोमाली पोर्ट डेवलप करने में हमने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे, और हम इसको लीज पर नहीं लेंगे उनकी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको हेल्प कर रहे हैं ये पोर्ट डेवलप करने में, तो हमारी थोड़ी प्रेजेंस रहेगी, लेकिन वैसा नहीं रहेगा कि हमने वो पूरी की पूरी। आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने बोला कि हम आपका त्रिंकोमाली पोर्ट डेवलप करने में हेल्प करेंगे। बस 2 मिनट, खत्म ही, 5 मिनट। ठीक है, देखिए, तो एक तो त्रिंकोमाली डेवलप कर रहे हैं। त्रिंकोमाली के अलावा भी हम लोगों ने 2-3 काम किए, वो समझ जाइएगा। पहला है, हम लोगों ने उनका, ये सब लिख लीजिएगा, ये आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। एक उनका पलाली एयर बेस है, ये डेवलप करने में हम लोगों ने हेल्प की। पलाली एयर बेस यहाँ कहीं है, एकदम नॉर्थ में। इसके बाद एक उनका रेलवे ट्रैक है, जिसका नाम है काकेश थुराई। काकेश थुराई रेलवे ट्रैक, ये भी नॉर्थ में ही है, इधर ही कहीं पड़ता है। ये डेवलप करने में हमने उनकी हेल्प की है, त्रिंकोमाली पोर्ट बनाने में हेल्प किया है। फिर एक यहाँ पर, इस जगह पर उनका एक मटाला एयर बेस है, मटाला एयरपोर्ट, वो भी है नहीं, पुअरली डेवलप्ड है, हम उसको डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मटाला एयरपोर्ट। और त्रिंकोमाली तो किया ही। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिसको हम लोग अभी हाल फिलहाल डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जाफना रीजन में अफोर्डेबल हाउस बना के दिए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग कॉलोनीज बना के दिए, इनके लिए, फॉर तमिल पीपल, तमिलों के लिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हाल फिलहाल अभी हम लोगों ने श्रीलंका के लिए करके दी हैं। तो ये हमारे रिलेशनशिप का क्या है, डायमेंशन है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसकी डायमेंशन में है, ये हैं वो सारे ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम उनके यहाँ पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कच्छतीवू आइलैंड का एक इशू हो गया, फिशरमैन का इशू हो गया। हमारे फिशरमैन जब भी बीच में पकड़े जाते हैं, श्रीलंका पकड़ के क्या करता है, एनकाउंटर कर देता है या पकड़ लेता है, बहुत बार ब्रूटैलिटी की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फिशरमैन वाला इशू, अगर आप कभी भी इंडिया श्रीलंका इशू के बारे में लिख रहे हैं, बिना फिशरमैन इशू लिखे आपका आंसर पूरा नहीं है, तो वो तो जरूर मेंशन करना है। कच्छतीवू आइलैंड मेंशन करना है। फिर लिटिक के खत्म करने के लिए उस टाइम पे हम लोगों ने जो उनको हेल्प की थी लिटे के ऑपरेशंस के लिए, और उसके बाद से अभी तक जो कर, समझ में आ गया आपको?